नमस्कार दोस्तों। हम राष्ट्रीय समसामयिक की इस सीरीज में आए हुए हैं और पहली जो क्लास थी वो हमने ली थी दिसंबर महीने में। अब जनवरी चल रहा है, ये सेकंड क्लास है आज। ये कक्षाएं हमारे उन सभी परीक्षाओं में काम की है जिसमें राष्ट्रीय समसामयिक पूछी जाती है, चाहे वो सब इंस्पेक्टर की परीक्षा हो, चाहे आरएएस की परीक्षा हो, चाहे स्कूल व्याख्याता की परीक्षा हो। उन सभी में ये काम की है जहाँ-जहाँ स्कूल जहाँ-जहाँ नेशनल करंट अफेयर्स पूछा जाता है, नेशनल इश्यूज पूछे जाते हैं, उन सब जगह पे यह बेहद उपयोगी क्लासेस रहेगी। हम 2 सीरीज चला रहे हैं अभी, राजस्थान की और नेशनल की। अब जस्ट कुछ दिन बाद में इंटरनेशनल भी हम स्टार्ट कर देंगे। तो बात को शुरू करता हूँ नेशनल करंट अफेयर्स। इसके हमारे जो सोर्स हैं वो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो है। इसके अलावा नेशनल और इंटरनेशनल जितने भी डेली न्यूज़पेपर हैं उसको भी हमने एज ए सोर्स रखा है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें जो भी है बड़ी ऑथेंटिक है और इसके साथ-साथ में हमने कुछ इनपुट भी ऐड किए हैं साथ में, ताकि थोड़ा-सा वैल्यू एडिशन भी होता रहे। जो-जो महत्वपूर्ण बातें थी वो सारी चीज़ें हमने ले ली। पहले हम महत्वपूर्ण घटनाएँ लेंगे और उसके बाद में हम है वो पर्सन इन न्यूज़, जो व्यक्ति खबरों में रहे हैं, जो प्लेसेस खबरों में रहे हैं और जो खेल-खिलाड़ी खबरों में रहे हैं, उन सबको हम देखेंगे। यह जो क्लास है, यह 20 दिसंबर 2025 से करंट अफ़ेयर्स को कवर करना शुरू करती है और 20 जनवरी 2026 तक के करंट को कवर कर रही है, नेशनल करंट को। अपनी क्लास नेशनल की 20 टू 20 ही आगे रहेगी और आप है वो साथ में जुड़े रहना, हम डेफ़िनेटली। तो यह 2026 का प्रयास है। 2025 में हमने राजस्थान करंट चलाया था। 26 में राजस्थान का करंट भी चल रहा है और साथ-साथ में हम इंटरनेशनल और नेशनल करंट भी चलाएँगे, ठीक है? हमारी पहली जो खबर है, वो है जो कॉमनवेल्थ स्टेट हैं, राष्ट्रमंडल देश। राष्ट्रमंडल देश बेसिकली उन देशों को कहा जाता है, जो कभी यूनाइटेड किंगडम के ब्रिटेन के अधीन रहे थे। उन देशों को कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ कहा जाता है। तो उन देशों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर्स जिसे आप कह सकते हो, पीठासीन अधिकारी हमेशा ध्यान रखना, इलेक्शन की प्रक्रिया का मुख्य अधिकारी माना जाता है। जब जब भी इलेक्शन होते हैं, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, जब मतदाता मतदान का प्रयोग करने के लिए अंदर प्रवेश करता है, तो सबसे पहले उसको पीआरओ मिलता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर जिसे हम कहते हैं। तो पीठासीन अधिकारी का संबंध सीधे-सीधे तौर पे किससे आता है? चुनाव प्रक्रिया से आता है। का 28वां सम्मेलन, तो सम्मेलन जो है वो 2026 सीएसपी-ओसी बोला गया इसको। अ, 28वां सम्मेलन अभी नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का जो मेन मोटो होता है वो ये होता है कि जितने भी देश भाग लेने वाले, अभी इस सम्मेलन में 60 देशों के 166 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जितने भी देश भाग लेने वाले वो अपनी चुनाव प्रक्रिया पे डिस्कस करते हैं और अच्छी-अच्छी चुनाव प्रक्रिया को अपनाने का काम करते हैं। अपने देशों में भी जाके अपनाते हैं। तो यह 28वां एडिशन है। इससे पहले भारत के अंदर 3 बार पहले भी यह हुआ है। 69 से ये सम्मेलन चलते आ रहे हैं। तो यह 14 से 16 जनवरी 26 तक हुआ, नई दिल्ली के अंदर, और 60 देशों के तकरीबन 166 प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया था। और फिर इन्होंने 16 जनवरी तक सम्मेलन हुआ, फिर 17-18 तारीख को ये राजस्थान आए हैं और राजस्थान के अंदर संसदीय परंपराओं को इन्होंने जाना है और राजस्थान के पर्यटन स्थलों का भी इन्होंने यहाँ पे भ्रमण किया है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला ने की। ओम बिड़ला का संबंध भी कोटा से है, तो डेफिनेटली फिर ये लोग राजस्थान भी आए हैं। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये सम्मेलन 1969 से स्टार्ट हुए। सबसे पहले कनाडा के अंदर हुआ था। तो कनाडा में हुआ था, जिसमें आपके इसकी पहल करने वाले जो लोग थे, वो उस समय के स्पीकर थे आपके माननीय लुसियन लेमरू जो थे, उन्होंने पहल की थी कनाडा के जो हाउस ऑफ कॉमन्स के जो अध्यक्ष होते हैं, जिनको अपन स्पीकर कहते हैं, अपने लोकसभा में अपने स्पीकर कहते हैं। इसकी स्थापना काल से कनाडा सम्मेलन के कार्यों के संचालन की सचिवालय की सुविधा भी प्रदान करता रहा है। तो इसके लिए सचिवालय कहाँ पे अवस्थित है? कनाडा के अंदर है और राष्ट्रमंडल संगठन जो है उसका इससे सीधा कोई संबंध नहीं है। ये अपने आप में एक स्वतंत्र निकाय है। इसमें राष्ट्रमंडल के 53 जो देश हैं,
उनकी राष्ट्रीय संसदों के अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारी इसमें शामिल हुए थे। आगे नाम है, लेकिन नाम याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत रहती नहीं है। राष्ट्रमंडल के अंदर 53 संप्रभु देश उन देशों को कहते हैं जो कंट्री सॉवरेन हो, अर्थात अपनी नीतियों के निर्माण में उसको किसी भी बाहरी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं रहती और बाहरी हस्तक्षेप को एक्सेप्ट नहीं करते, हम उसको संप्रभु देश कहते हैं। कहने को राष्ट्रमंडल संगठन अब रहा है, लेकिन अब ये राष्ट्रमंडल वाला मामला बड़ा खत्म सा हो चुका है, क्योंकि कॉमनवेल्थ की जो प्रक्रियाएं थी वो आपके सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में जो देश आजाद हुए थे ब्रिटेन के आधिपत्य से, वो राष्ट्रमंडल बना था। उससे पहले से राष्ट्रमंडल शुरू हो गया था। तो कहने का मतलब है अब इतना रेलेवेंस इसका रहा नहीं है। तो ये एक स्वतंत्र ग्रुप है और इसका राष्ट्रमंडल के जो संसदीय संघ है, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन हो गया या कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट चोगम जो हो गया, उनसे इसका कोई संबंध नहीं है। ये अपने आप में एक स्वतंत्र निकाय है। तथापि इसकी सदस्यता जो है वो इसके समान है। तो यह सम्मेलन हुआ है। विदेश मंत्रालय से परामर्श से 2020 के अंदर जब कनाडा की शहर जो है ओटावा में 25वां सम्मेलन आयोजित हुआ था, तो उस समय भारत को इसकी मेजबानी मिली थी। तो भारत को मेजबानी 2020 में मिल गई थी इसकी ओटावा के अंदर। और इस सम्मेलन में भारत की तरफ से संसदीय शिष्टमंडल जो है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में ही शामिल हुआ था। अगर अपन पूर्व सम्मेलन की बात करें तो अभी तो 28वां है, 27वां युगांडा में हुआ था। युगांडा अफ्रीका के अंदर है। ये सारा का सारा, इसके ऊपर साउथ सूडान आ जाता है, नीचे तंजानिया आ जाता है, इधर कीनिया आ जाता है, कंपाला इसकी मेन राजधानी है। तो यहाँ पर युगांडा में आयोजित हुआ था और 3 बार भारत में आयोजित हुआ है, जिसमें से एक बार आपके 1971 में शुरू होने के ठीक 102 साल बाद शुरू हुआ। दूसरा था ये 8वां भी दिल्ली में हुआ था, जनवरी 1986 में हुआ था, कोई 15 साल बाद में दूसरा। फिर 20वां सम्मेलन भी दिल्ली में हुआ है, वापस यही टाइमिंग थी 2010 की विज्ञान भवन में। और अब वापस आपके 29वां सम्मेलन हुआ 2026 के अंदर। तो आप देख लीजिए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में भारत में होता रहा है। तो दूसरा, 8वां, 20वां और 29वां। तो यह सम्मेलन पहले भी 4 बार भारत में आयोजित, 3 बार हो चुका है। अब कुल कितनी बार हो चुका है? 4 बार यह सम्मेलन आयोजित हो चुका है। अब बाहर से कुछ अतिथि आमंत्रित किए गए थे। तुलिया एक्सन, क्रिस्टोफर कलीला, ये सीपीए की सचिव हैं, ये अंतर संसदीय संघ के प्रेसिडेंट हैं। इनको बाहर से बुलाया गया था। अब इस सम्मेलन के बाद में इन्होंने राजस्थान का भ्रमण किया है 2 दिन बाद में 17-18 को, और जयपुर में यहाँ पे इन्होंने फिर से सम्मेलन किया है। और इसके साथ में आपके फिर यहाँ पे ये लोग वापस लौट गए। तो हमें इतना ज़्यादा सम्मेलन किया ये ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। बट हाँ, इतना ज़रूर ध्यान रखना है कि सम्मेलन कब हुआ, कैसे हुआ, इनके उद्देश्य क्या थे। अब इसमें कुल पीठासीन अधिकारी 59 थे और लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के उपाध्यक्ष सहित टोटल लोग 61 थे। 61 अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों में से जिन्होंने अभी तक सम्मेलन में शामिल होने की पुष्टि की, उनमें से 44 स्पीकर थे, 15 डिप्टी स्पीकर थे। 44 स्पीकर में से 41 ये आपके इन देशों से थे और 4 दूसरे देशों से भी आए थे। तो आप सोच सकते हो 61 लोग थे, तो भारत सहित माने तो जिसमें से लोकसभा के अपने जैसे ओम बिरला अध्यक्ष है, ऐसे सभी के जो उच्च सदन है सभी देशों के, उनके 44 अध्यक्ष आए थे और 15 जो है वो उपाध्यक्ष शामिल हुए थे। अगर सदस्यों की बात करेंगे तो इसमें अफ्रीका के 18 देश इसमें सदस्य हैं और एशिया के 4 देश, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मालदीव और श्रीलंका इसमें सदस्य हैं। और अगर अफ्रीका की बात करें तो इसमें आपके बोत्सवाना, नामीबिया वगैरह ये अफ्रीका की कंट्रीज है, टोटल 18 जो इसकी सदस्य है। इसके अलावा अगर आप और देखोगे तो ये तो हो गए 18 और 4 22 ये हो गए। इसके साथ साथ और देखोगे तो आपको ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड भी मिलेंगे। ब्रिटिश द्वीप समूह का साइप्रस, माल्टा, यूनाइटेड किंगडम भी मिलेगा। दक्षिण पूर्वी एशिया से मलेशिया, सिंगापुर, कनाडा खुद मिलेगा। भारत खुद है, प्रशांत से भी 9 देश हैं। ऐसे करके काफ़ी इसमें सदस्य हैं।
और कैरेबियन, अमेरिका और अटलांटिक क्षेत्र से भी 13 देश इसके सदस्य बने हुए हैं। सारे सदस्यों को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा-सा याद रख लेना कि भी 13 ये हो जाएँगे और इसके साथ में 9 ये हो गए। 13 और 9 आपके 22 हो गए, 23वां देश, फिर कनाडा 24, 25, 26, 26 और 3 29, 29 और 2 हो जाएँगे आपके 31, 31 और 4 हो जाएँगे 35, 35 और 18 हो गए आपके 53, ठीक है? 35 और 10 45, 45 और 8 53। तो 53 कंट्रीज़ जो है का इसमें एक प्रकार से प्रतिनिधित्व था, शायद ये बात आगे लिखी हुई भी थी हमारी तरफ से। हाँ, ये 53 देश इसमें शामिल रहेंगे, ये बात पहले भी लिखी थी। तो ये पूरा का पूरा कॉमनवेल्थ अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारियों का, पीठासीन अधिकारी यहाँ पे जो लिखा हुआ है, मैं थोड़ा-सा अपने आप को वापस करेक्ट करता हूँ। यहाँ पे पीठासीन अधिकारी चुनावी प्रक्रिया से नहीं लिया है, बल्कि लोकसभा के अंदर जो भी अध्यक्षता करता है, जब सदन चल रहा होता है, तो वो उस हिसाब से पीठासीन लिया है इन्होंने इस प्रकार से। तो ये सम्मेलन जो है हुआ 28वां सम्मेलन भारत के अंदर। दूसरी खबर है राहवीर। राहवीर का मतलब होता है राह और वीर। राह का मतलब रास्ता और वीर का मतलब हो गया बहादुर, उत्साही। होता क्या है कि जब भी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई दुर्घटना हो जाती है, तो बचाने के लिए कई बार लोग हिम्मत नहीं कर पाते, क्योंकि फिर कोर्ट, कचहरी, पुलिस सबको जवाब देना पड़ता है। और आपको पता है कि दुर्घटना के बाद का 1 घंटा जो होता है वो गोल्डन आवर कहलाता है। स्वर्णिम काल होता है उस मरीज के लिए, उस समय उसको बचाया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में सरकार ऐसे लोगों को प्रमोट करने के लिए राहवीर योजना लेके आई, जिसमें अगर कोई घायल की मदद करता है, उस व्यक्ति को राहवीर कहा जाएगा। ठीक है? तो सड़क दुर्घटना के दौरान अजनबी को अस्पताल जो ले जाते हैं, उसको राहवीर कहा गया है, राहगीर की जगह। और गंभीर चोट लगने के बाद पहला घंटा गोल्डन आवर कहलाता है, और जो चिकित्सकीय सहायता के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इस योजना के तहत कोई भी अगर पीड़ित की मदद करेगा, तो उसको 25,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। और राहगीर बनने के लिए किसी भी प्रशिक्षण या उसकी आवश्यकता नहीं है। कोई भी व्यक्ति उसको उठा के हॉस्पिटल तक ले जा सकता है, और ऐसे व्यक्ति को भर्ती करने के बाद राहगीर वहाँ से जाने के लिए भी स्वतंत्र रहेगा। उसके किसी भी प्रकार का उससे कोई पेमेंट नहीं माँगा जाएगा, ना उसको पुलिस वगैरह कोई परेशान करेगी। डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव, ये जो आपके पूरा का पूरा सिस्टम है, इंसेंटिव है, इसका संबंध आपके इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से रिलेटेड है। तो आपको पता है कि वर्तमान का जो दौर है और जो भविष्य का दौर है, ये चिप से संबंधित है। आपको पता है कि हर कंप्यूटर से लेके, फ़ोन से लेके, अब आज ये जो चल रहा है रिमोट, इसमें भी चिप है। हर चीज़ चिप से जुड़ी हुई है। तो इस चिप जो है, भारत में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो एक आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी चिप डिज़ाइन और इकोसिस्टम बनाने के लिए इसको शुरू किया गया है। तो डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव, जो भी इसकी कोई डिज़ाइन करेगा, उसको है वो भत्ते दिए जाएँगे, उसको प्रमोट किया जाएगा। इसमें अंदर कौन आ सकता है इस योजना में? कंपनियों को सेमीकंडक्टर डिज़ाइन के कुछ खर्च का 50% तक पैसा मिलेगा, जिसकी अधिकतम सीमा 15 करोड़ रुपए है। ठीक है? मतलब कोई भी कंपनी अगर ये डिज़ाइन का काम करती है, तो गवर्नमेंट उसको टोटल खर्चे का 50% रुपए देगी। हाँ, अधिकतम 15 करोड़ रुपए देगी। इसका सीधा-सीधा मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं हो कि आपने 50 करोड़ का खर्चा है तो आपको 25 करोड़ मिलेंगे, नहीं। अधिकतम 15 करोड़ देंगे, और अगर आपका खर्चा जैसे 30 करोड़ से कम आया हुआ है, तो उस स्थिति में आपको 50 करोड़ मिल जाएगा, सॉरी 15 करोड़ मिल जाएगा, 50% मिल जाएगा। इसका लाभ क्या है? तो घरेलू जो कंपनियाँ, स्टार्टअप है, एमएसएमई है, या भारतीय जो कंपनियाँ हैं, उनको इसका फ़ायदा मिलेगा, अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, ठीक है? हाल ही में ये चर्चा में क्यों आया है? तो 2 जनवरी 2026 को इस योजना के माध्यम से 16 चिप टैप आउट पूरे हुए, 6 चिप्स का निर्माण किया गया। तो इस योजनाओं के माध्यम से अब तक 1000 से अधिक विशिष्ट इंजीनियरों को प्रशिक्षित भी किया जा रहा है, और स्वदेशी सेमीकंडक्टर सामग्री और बौद्धिक संपदा, सेमीकंडक्टर से ही चिप बनता है। सेमीकंडक्टर धातु की गुण होता है एक प्रकार से, और जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को बढ़ावा देकर इस योजना का लक्ष्य विदेशों से होने वाली तकनीकी आयात को कम करना। देखिए, आज हर बात में आप देखो, छोटी-छोटी चीज़ पे अमेरिका धमकी दे देता है, हम टैरिफ लगाएँगे, हम ये करेंगे। इससे बचने का तरीका क्या है?
इसे आज अचानक से नहीं बचा जा सकता। इससे बचने का सीधा तरीका ये है कि आप धीरे-धीरे आत्मनिर्भर होते जाओ। जो सामग्री वहाँ से मंगवाते हो उनको अपने देश में ही स्वदेशी जो मैन्युफैक्चरर है उसको प्रमोट करो। उसको आप लगातार प्रमोट करोगे तो उसका परिणाम क्या निकलेगा कि हम दूसरे देशों पे डिपेंड नहीं होंगे। अगर डिपेंड नहीं होंगे तो टैरिफ हमें बहुत अधिक प्रभावित नहीं कर सकता। तो ऐसी चीज़ों के लिए जो भविष्य की तकनीकी जो ज़्यादा ज़रूरतें होने वाली है, उन पर आत्मनिर्भर होना ज़रूरी है और इस हेतु यह योजना जो है वो लाई गई है। इस योजना के अंतर्गत वीडियो सर्विलांस है, डांट डिटेक्शंस है, एनर्जी मीटरिंग है, सैटेलाइट संचार जैसे 24 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। पिछली बार जो पेपर बना फर्स्ट ग्रेड का, उसके अंदर लगभग सारे प्रश्न जो है वो पीआईबी से आए थे, पोस्ट प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से। पीआईबी, सूजस और जो डीआईपीआर है, ऐसे 4-5 स्रोतों से प्रश्न आए थे और मैं वहीं से पढ़ा रहा हूँ। अब मुझे इतना भरोसा है कि अगर आप ठीक से पढ़ोगे तो फर्स्ट ग्रेड का आरएएसएसआई का 80 से 90% करंट आपको इन क्लासेस से मिल जाएगा। और मैं ज़्यादा क्लासेस तो लेता नहीं हूँ। आपको पता है कि महीने में 1 क्लास होती है, राजस्थान की 1 क्लास होती है, इंडिया की 1 होगी वर्ल्ड की। और इसकी पीडीएफ जो है, पीपीटी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी क्लास के बाद। और अपना टेलीग्राम चैनल डॉक्टर गणपत सिंह राजपुरोहित नाम से है, जिसमें हम सभी 2 लाख भाई बंधु उसमें जुड़े हुए हैं। 2 लाख 2 हज़ार। तो इससे क्या आपको नंबर देख के एक आइडिया हो जाएगा कि सर का असली चैनल कौन-सा है। बाकी तो क्या है, कई बार कई बच्चों ने बना रखे हैं, तो उसमें क्या आपको आइडेंटिफ़ाई करने में आसानी रहती है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन, हम पता है कि पशुओं को अपना एक धन मानते हैं। धन क्यों मानते हैं? पशु का दूध बेचते हैं, पशु की ऊन बेचते हैं, पशुओं का मांस है वो देश में बिकता है, पशुओं की हड्डियों से भी उपयोग लिया जाता है। पशु हर प्रकार से आपके अंडे देता है, पशु हर प्रकार से ऐसी सामग्री है देता है जिससे कि हमारा रोजगार चलता है। इसलिए पशु को प्राचीन काल से धन माना जाता है। तो रोजगार सृजन, उद्यमिता, पशु उत्पादकता में वृद्धि करना, ये मांस है, दूध है, अंडे है, ऊन है, इसकी उत्पादकता को बढ़ावा देना, इन सब चीजों के लिए ये मिशन स्टार्ट किया गया। ये 2024 से चल रहा है। इसमें ऊंट, घोड़ा, गधा, खच्चर के विकास जैसे नए कार्यकलाप शामिल करने के लिए इसमें संशोधन किया गया है। अब इसमें क्या किया गया है? संशोधन किया गया जिसमें ये कुछ और पशुओं को शामिल कर लिया गया है। ठीक है? ऊंट, घोड़ा, गधा, खच्चर, व्यक्तिगत किसान उत्पादक संगठनों, स्वयं सहायता समूह है, या जितने भी आपके संयुक्त दयता समूह है, किसान सहकारी संगठन है, और धारा 8 कंपनियों को प्रोत्साहन देकर पहली बार इन पशुओं के प्रजनन फार्म स्थापित करने के लिए भी इनको चुना गया है। लाभार्थी द्वारा जो प्रीमियम रूप में दी जाने वाली राशि को घटाकर 15% दिया गया। प्रीमियम का क्या मतलब होता है? जब कोई बीमा करवाते हैं हम, तो एक किस्त हमारे को भरनी पड़ती है, उसको हम प्रीमियम कहते हैं। तो जैसे एक हिस्सा जनरली किसान भरता है, एक हिस्सा गवर्नमेंट भरती है। तो जैसे मान लो 20% हिस्सा किसान ने भर दिया, तो 80% गवर्नमेंट है वो वहन करती है। इसकी स्थिति में इस योजना में, तो अब वो जो प्रीमियम राशि थी वो 15% कर दी है, तो शेष वाला जो है वो गवर्नमेंट देती है। जो पहले 20% से 50% हुआ करती थी प्रीमियम राशि, तो इससे क्या है कि पशुपालकों के लिए थोड़ा-सा चीज़ें और आसान हो जाएगी। राष्ट्रीय पशुधन मिशन में 2 संशोधन हो गए। एक तो ये 4-5 पशुओं को और ऐड कर दिया और प्रीमियम राशि को भी इन्होंने 15% कर दिया है। साथ ही और क्या चेंज किया, एक लाभार्थी द्वारा बीमा किए जा सकने वाले पशुओं की संख्या भी 5 इकाई 5 पशु इकाई का बड़ा पशु या 10 छोटे पशु से बढ़ाकर अब 10 पशु इकाई कर दिया है। तो पहले एक किसान 5 पशुओं का बीमा करवा सकता था इसके तहत, अब 5 से बढ़ा के 10 कर दिए हैं। अब एक लाभार्थी 100 छोटे पशुओं के करवा सकता है बीमे, और 10 बड़े पशुओं का बीमा करवा सकता है। हालांकि सूअर और खरगोश के लिए संख्या अभी भी 5 ही है। वर्तमान में बीमा प्रतिशत केवल 0.98% है, मतलब देश के अंदर बहुत कम बीमा पशुओं का होता है। सरकार ने देश की कुल पशु आबादी के 5% को कवर करने की कोशिश है शुरू की है, जो अभी कितनी है? अभी केवल 0.98%, मतलब 1% से भी कम पशु हुए बीमित हैं। अब प्रयास गवर्नमेंट कर रही है कि इसमें 5% पशुओं का बीमा किया जाए, क्योंकि कई बार पशु जब मर जाता है तो किसान उबर नहीं पाता,
उसको जो खामियाजा भुगतना पड़ता है, जिसको फाइनेंशियली लॉस होता है, वो उसके लिए बियर करना आसान काम नहीं होता। इस वजह से ये सब चीज़ें चलती हैं कि उनके अगर बीमा होगा तो उसको थोड़ी मदद मिल जाएगी, बीमा राशि पास हो जाएगी। तो इसके लिए पहले 240 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जिनमें से अभी तक 160 करोड़ का उपयोग भी इन्होंने कर लिया है। तो 240 करोड़ रुपए इस पशुधन मिशन के लिए दिए गए हैं। दिल्ली के अंदर अटल कैंटीन योजना शुरू की, जिसमें सस्ता खाना मिलेगा। कैंटीन नाम से ही पता चल जाता है। यह 25 दिसंबर 2025 को शुरू की गई है। इसमें योजना के तहत शहर के 100 चिन्हित स्थानों पर, दिल्ली के अंदर 100 टारगेटेड स्थान है, वहां पर 5 रुपए में एक प्लेट खाना उपलब्ध करवाया जाएगा, मात्र 5 रुपए में। क्योंकि जो महानगर है, यहाँ पर आपको पता है कि झुग्गी झोपड़ी स्लम बहुत अधिक है, मजदूर बहुत रहते हैं और होटल में जाते हैं तो बहुत महंगा पड़ता है। 5 रुपए में थाली मिलने का मतलब है भूखमरी को समाप्त करना। इसमें गरीब है, मजदूर है, कम आय वाले जो लोग हैं, उनको आपके किफ़ायती भोजन मिल जाता है। पहले चरण में इन्होंने 45 कैंटीन है और अब आगे है वो 55 कैंटीन और शुरू की जाएगी। तो ये सिर्फ दिल्ली के लिए योजना है, अटल कैंटीन योजना। बाकी देश भर के लिए आपको पता है कि योजना चल ही रही है, इंदिरा रसोई योजना वगैरह। लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर पहला भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026। ये जो भारत मंडपम है हमारा दिल्ली के अंदर, यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 21 से 23 जनवरी 2026 तक आयोजित किया गया और यह 3 दिवसीय सम्मेलन है, जिसको हम इंग्लिश में बोले तो इंडियन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट नाम दिया गया है। इसके द्वारा इसको आयोजित किया जा रहा है। नाम से सारा पता चल रहा है कि लोकतंत्र और इलेक्शन मैनेजमेंट, क्योंकि पूरी दुनिया के लिए एक ये अध्ययन का विषय है कि इतने बड़े देश जहाँ पे तकरीबन 150 करोड़ की आबादी हो, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, दुनिया में सबसे अधिक मतदाता, सबसे अधिक इलेक्शंस प्रक्रिया यहाँ पे होती है और उसमें भी इतना जागरूक मतदाता नहीं है उसके बावजूद भी, तो ये एक चुनाव प्रबंधन केस स्टडी होती है इंडिया की। इस वजह से इसमें ऐसा करवाया जाता है ताकि दुनिया को पता चले कि हम लोगों का लोकतंत्र और किस तरह से हम है वो इलेक्शन मैनेजमेंट करते हैं। इसमें दुनिया भर के इन संगठनों के लगभग 100 प्रतिनिधि आते हैं, यहाँ पे आए थे और कई सारे एकेडमिक एक्सपर्ट्स, विदेशी दूतावासों से भी आए थे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी आए थे। ये सारे के सारे लोग यहाँ पे आए थे और भारत की लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर इन्होंने एक प्रकार से डिस्कस करते हैं, अपने सुझाव भी देते हैं ताकि हमारा चुनाव प्रबंधन जो है और बेहतर हो। कलई 11, कलई पहले से चल रही एक योजना, 11 नहीं, कलई सेकंड है। यह आपके अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक नदी चलती है, आपके लोहित नदी, जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, उसके ऊपर ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। तो अरुणाचल प्रदेश में कितना है? 1200 मेगावाट का है और ये जल विद्युत परियोजना है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। नदी के ऊपर बनाते हैं तो पानी की गति का यूज करके टरबाइन चलाते हैं और टरबाइन से विद्युत बनती है। तो इसमें क्या है कि लॉस कुछ भी नहीं होता, पानी रिजर्व भी हो जाता है। अच्छा, ये रन ऑफ रिवर है। रन ऑफ रिवर का मतलब क्या होता है? बांध नहीं बनाना पड़ता। पानी जिस स्पीड से जा रहा है उसके बीच में आपके एक प्रकार से ऐसे इंस्ट्रूमेंट लगा लिए जाते हैं, टरबाइन लगा लिए जाते हैं, जो आपके गति का यूज करके चलते रहते हैं और इससे टरबाइन चलने से विद्युत बनती है। किस नदी पे है? लोहित नदी पे है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। और इसको ये अरुणाचल प्रदेश के अर्जा जिले के अंदर है, हवाई गांव में। और इंडिया लिमिटेड, THDC इंडिया लिमिटेड द्वारा इसको क्रियान्वयन किया जाएगा। ये रन ऑफ रिवर है, मतलब नदी की स्पीड का यूज करेंगे, अलग से बांध बनाने की जरूरत नहीं रहती है, जिसमें नदी के प्राकृतिक प्रवाह का उपयोग करके और बिजली उत्पादन किया जाएगा। इसमें एक सीमित जल भंडारण होता है, ज्यादा इसको स्टॉक नहीं किया जाता। और लोहित नदी ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है। शांति विधेयक, शांति, सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसको शॉर्ट में कहा गया शांति। अगर मैं इसका हिंदी में पढ़ूं तो सतत परमाणु ऊर्जा उपयोग और विकास, भारत रूपांतरण,
तो भारत के अंदर जो विद्युत उत्पादन है, जो परमाणु एटॉमिक एनर्जी है, उसका उपयोग इस प्रकार से हो कि ज़रूरतें भी पूरी हो जाए और एटॉमिक का ज़्यादा यूज़ भी नहीं हो कि उसकी कमी आ जाए। तो इस हेतु ये शांति विधेयक लाया गया है। 21 दिसंबर 2025 को इसको मंजूरी भी मिल गई। क्या इसके प्रावधान हैं? तो भारत की जो निजी कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनी है और विदेशी संस्थाएं जो है, उनको परमाणु संयंत्रों का निर्माण, स्वामित्व, संचालन करने का अधिकार देना है। परमाणु संयंत्र संचालन अब तक चले आ रहे जो एनपीसीआईएल, न्यूक्लियर जो पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, इसके एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया है। मैं आपको बात बताऊं, पहले क्या होता था? पहले जितना भी न्यूक्लियर था, वो सारा का सारा एनपीसीआईएल के अंडर में था। एनपीसीआईएल आगे सप्लाई करता था सब जगह से यूरेनियम को, है ना? यूरेनियम है, थोरियम है, ये सारे के सारे क्या परमाणु ईंधन है, परमाणु खनिज है, जहां से लाइट बनाई जाती है। तो ये सारा एकाधिकार न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के पास में था। तो अभी तक क्या गवर्नमेंट के पास में था, अब थोड़ा सा निजी कंपनियों को इन्होंने शामिल किया शांति विधेयक के तहत। अब निजी कंपनियां जब इसमें आएगी तो ऐसा माना जाता है कि और बेहतर तरीके से काम है वो किया जा सकेगा। इवन विदेशी संस्थाएं भी अब इसमें आ सकती है। पहले केवल मोनोपोली हुआ करती थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, एनपीसीआईएल की। अब निजी कंपनियों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। डीआरडीओ, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। ठीक है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो डिफेंस रिसर्च का मतलब क्या हुआ? रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग है और इसके अभी जो अध्यक्ष है वो डॉक्टर समीर कामता है। जनवरी 26 को इसकी स्थापना 58 स्थापना हुई थी और जनवरी 26 को इसके 68 वर्ष पूरे हुए। इसका जो ध्येय वाक्य है वह बलश मूलम विज्ञानम, बल के मूल में विज्ञान होता है। तो रक्षा मंत्रालय के लिए जो भी नए ड्रोन बनाने हो, नया रिसर्च करना हो, कैमरे बनाने हो, कोई हथियार बनाना हो, केमिकल बनाना हो, तो डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए, सेना के लिए ये रिसर्च करते हैं। इनकी रिसर्च पहले सेना के लिए होते हैं, सिविलियन के लिए बहुत कम संभावना होती है कि बाहर आते हैं। यह विभाग भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और के तकनीकी विकास प्रतिष्ठान, तकनीकी विकास और उत्पादन निदेशालय रक्षा विज्ञान संगठन का संयोजन करके इसको डीआरडीओ को नाम दिया गया था, जो राष्ट्र को शांति और युद्ध के दोनों ही स्थिति में मार्गदर्शन करता है। बलश से मूलम विज्ञानम इसका मेन है, वो मोटो है। तो डीआरडीओ काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। बीच में तो प्रयास किया गया था कि डीआरडीओ को समाप्त कर दिया जाए, लेकिन अभी तक सब चीजें सही चल रही है। एरोनॉटिक्स 2047 राष्ट्रीय संगोष्ठी। अब एरोनॉटिक्स तो आपको पता है, इससे आपको इस तस्वीर से पता चल जाएगा कि एरोनॉटिक्स क्या है। जो भारतीय हमारा जो एयर स्पेस है, एयर स्पेस का मतलब होता है वायु क्षेत्र ऊपर वाला, इस एयर स्पेस से रिलेटेड जितनी भी टेक्नोलॉजी होती है सारी एरोनॉटिक्स कहलाती है। अब आज पता है आपको, आज जो युद्ध की तकनीकियां जो थी वो बदल गई है। आज की तारीख में थल सेना नहीं लड़ती, मोस्टली नहीं लड़ती, वायुसेना ही लड़ती है आपस में, ड्रोन आते हैं करते हैं, ये सारी चीजें सारा एरोनॉटिक्स है। 2047 के अंदर एरोनॉटिक्स भारत कहाँ तक पहुंचे, इस हेतु एक नेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया। सीधी बात है, बेंगलुरु में होगा, क्योंकि एरोनॉटिक्स डिपार्टमेंट के मोस्टली काम कहाँ पे होते हैं? बंगलुरु में होते हैं। ये जनवरी 26 में हुआ है और एपी सिंह एयर मार्शल है जिन्होंने इसका उद्घाटन किया। और आधुनिक एरोस्पेस प्रौद्योगिकियों के विभिन्न पहलुओं का पता लगाना, ये सारा सारा इसमें एक कार्यक्रम था। इसमें सेलिब्रेटिंग 25 ग्लोरियस ईयर्स ऑफ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस टेकिंग टू स्काईज, तो ये इसको फोटो लिया गया है यहाँ पे और इसके डायरेक्टर भी बैठे हैं। फॉर्मर डायरेक्टर अनवेल्ड बाय डॉक्टर कोटा हरियाणा, ये भी बैठे हैं। ये पी सिंह है मेरे हिसाब से। तो ये थी बात। उसके बाद में है प्रलय मिसाइल। देखो मैंने कहा ना, डीआरडीओ का काम ही रक्षा मंत्रालय के लिए काम करना है। तो रक्षा मंत्रालय जो है उसके के अधीन डीआरडीओ ने एक मिसाइल विकसित की जिसका नाम है प्रलय।
बात कब की है? 31 दिसंबर 2025 की। किसने करी? डीआरडीओ ने। किसने? ये छोटे-छोटे पॉइंट से पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। फिर उसमें कथन आ जाते हैं। कथन क्या रहते हैं कि प्रलय मिसाइल को डीआरडीओ ने विकसित किया। दूसरा कथन रहता है कि इसका जो प्रक्षेपण है, मतलब एक प्रकार से प्रयोग करते हैं हम कि भाई सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसे हम प्रक्षेपण कहते हैं। यह उड़ीसा के तट से थोड़ा ही दूर लॉम्बर से, एक ही लॉम्बर से स्वदेशी रूप से 2 प्रलय मिसाइलों का सफल प्रक्षेपण किया गया। तो कहाँ पे किया गया? उड़ीसा में किया गया। विकसित किसने किया? डीआरडीओ ने किया। अब यह परीक्षण आपके पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट और के-4 पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल सहित मिसाइल परीक्षणों की तीव्र श्रृंखला का हिस्सा है, जो भारत के मिसाइल शस्त्रागार के आधुनिकीकरण, विविधता लाने पर ध्यान केंद्रित करने को दर्शाता है। क्या करते हैं? जैसे अब ये मिसाइल है, ये प्रलय मिसाइल है, ठीक है। अब ये क्या करेंगे? इसको दागने के लिए या तो आप जल से दागोगे, या वायु से दागोगे, या स्थल से दागोगे। जल से दागने के लिए इनके पास में के-4 था। के-4 पनडुब्बी है, उसके ऊपर इसका पूरा बनाया हुआ है। वहां से जल से ऊपर से दाग दिया, ठीक है। के-4 पनडुब्बी से दागा। नीचे से दागना पृथ्वी से, तो पिनाका, आपको पता, आपने एक गाड़ी देखी होगी जिसके पीछे 10, 12, 15 ऐसे बड़े बड़े जगह बनी हुई थी, 12 जगह होती है। उन पिनाका में डाल के इसको है वो उड़ा दिया जाता है। तो इस तरह से इसको स्थल और जल दोनों में किया गया, और साथ में बैलिस्टिक मिसाइल सहित, ये मिसाइल बैलिस्टिक है, इसके तहत परीक्षण किया गया था। तो प्रलय मिसाइल एक ठोस प्रणोदक सतह से सतह पर मार करने वाली है, ठीक है। सतह से सतह पर मार करने वाली 150 से लेकर 500 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है ये, और अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी पेलोड क्षमता 500 किलोग्राम से 1000 किलोग्राम है। रेंज, पेलोड, वारहेड इसके पास में, पेलोड क्षमता का मतलब होता है इसमें इतने किलो के, मतलब आप बारूद रख सकते हो। कितना? 350 से 1000 का। और इनकी स्पीड 7000, लगभग 7000 से 7500 किलोमीटर पर आवर के आसपास होती है इनकी। तो इस हिसाब से, इस स्पीड से ये लोग जाते हैं। तो प्रलय मिसाइल का थोड़ा ध्यान रखना। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, पहले हम केवल इसको स्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेंट कहते थे, अब इसका नाम हमने चेंज कर दिया था बीच में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और नाम सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय दिया था। इसके नए लोगों और शुभंकर बनाने की एक ओपन कंपटीशन भी किया था गवर्नमेंट ने, और उस कंपटीशन के बाद में तय हुआ कि ये लोगो रहेगा जो आप अभी देख रहे हो, ठीक है। अब ये जो लोगो आप देख रहे हो, ये लोगो तैयार किया गया, इसके नीचे लिखा गया है डाटा फॉर डेवलपमेंट, ये बच्ची है, और सामने भारत के मैप आधारित ये डेटा लिया गया है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, इसमें ये नया लोगो है, ये जनवरी 26 में नया लोगो अपनाया गया और मंत्रालय ने इसका अनावरण किया है। और अब इसमें आधिकारिक आंकड़ों की भूमिका को सुदृढ़ करने का प्रयास किया जाएगा। इस लोगो में अशोक चक्र है, एक तो आप देख रहे होंगे, सत्य, पारदर्शिता और सुशासन का प्रतीक है अशोक चक्र। इसके मध्य में स्थित रुपए का चिन्ह है, जो आर्थिक नियोजन, नीति निर्माण और राष्ट्रीय विकास में आंकड़ों की जो भूमिका है उसको रेखांकित करता है। और शुभंकर जो है वो सांख्यिकी प्रस्तुत किया, ठीक है। ये शुभंकर मंत्रालय के मूल जो मूल्य है उनको सटीकता और पारदर्शिता और डेटा आधारित शासन को दर्शाता है। भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना, ठीक है। जापान नीचे आ गया, उससे पहले भारत है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, ये इंडिया से आगे रहे हैं। सॉरी, भारत से आगे अमेरिका है, चीन है और जर्मनी है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था 30.6 ट्रिलियन है और चीन की अर्थव्यवस्था 19.4 ट्रिलियन है। यूएसडी का मतलब होता है अमेरिकन डॉलर, और डॉलर दुनिया की करेंसी बना हुआ है। क्यों बना हुआ है, इसका वीडियो मैं थोड़े दिन पहले डाला था कि डॉलर इतना पावरफुल क्यों है, इसी यूट्यूब चैनल पे है। तीसरे नंबर पे जर्मनी है और चौथे नंबर पे भारत है, जिसकी अनुमानित जो आपके जीडीपी है भारत की, वो ये 5 ट्रिलियन, देखो मैं बताता हूँ यहाँ पे,
ये 30 ट्रिलियन 19, ये 4.74, इंडिया की 4.187 और जापान की है 4.186। तो मतलब जर्मनी, भारत और जापान तीनों की लगभग लगभग बराबर है। तीनों 4 ट्रिलियन के दायरे में है और इस हिसाब से हम देखते हैं भारत अगले 2.5 से 3 वर्षों में ऐसा माना जाता है कि जर्मनी को तीसरे स्थान से पीछे छोड़ने की स्थिति में आ जाएगा। उस समय तक हम 3.5 तक पहुंच जाएंगे, 7.3 ट्रिलियन तक हम पहुंचने की संभावनाएं हैं। पीपीपी के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था इस समय तीसरे स्थान पर है, जिसका जीडीपी यूएसडी 14 ट्रिलियन है और ये चीन सेकंड पे है और अमेरिका है वो फर्स्ट पे है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अनुमान है कि भारत की जीडीपी 2030 तक 20.7 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। 38 तक ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। ठीक है। पीपीपी का मतलब क्या होता है? क्रय शक्ति क्षमता के बेस पे। क्रय शक्ति क्षमता का क्या मतलब होता है? जैसे 2 देश हैं, एक ब्रिटेन है, एक भारत है। अब किस देश में कितना रुपया कितनी सामग्री खरीद पा रहा है और किस व्यक्ति के पास में कितना पैसा है, तो उपभोक्ता के पास में, इसे हम उसकी क्रय शक्ति कहते हैं। भारत जैसे देशों की क्रय शक्ति अधिक है, पॉपुलेशन भी अधिक है और यहाँ पैसा भी पावरफुल रहता है। इस वजह से हम कहते हैं क्रय शक्ति के बेस पे देखोगे तो आईएमएफ कहता है कि भारत की पीपीपी के मोड पे तीसरे स्थान पे है। अगर जीडीपी के आकार को देखोगे, आकार का मतलब क्या है कि साल भर में देश के अंदर जितने भी आपके सेवा क्षेत्र हैं, उद्योग क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र है, इन तीनों क्षेत्रों से देश में जितना भी टोटल प्रोडक्शन हुआ है उसकी साल भर की जो मार्केट वैल्यू है उसको हम कहते हैं जीडीपी, आकार के आधार पे। ठीक है ना। तो ये आकार के बेस पे अभी हम तीसरे स्थान पे नहीं है बल्कि चौथे स्थान पे है। जर्मनी से थोड़ा कम है, जापान से थोड़ा ऊपर है। ये था इसका। भारतीय वायुसेना के नए उपाध्यक्ष किसको बनाया? नागेश कपूर को बनाया है। ये फोटो आप देख सकते हो, वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ सॉरी, ये है। और इनको चौथा नहीं है, सॉरी, काउंटिंग तो लंबी हो जाएगी, खैर। तो नागेश कपूर को इनको नया उपाध्यक्ष बनाया। एयर मार्शल नागेश कपूर ने 85 में एनडीए से ग्रेजुएट किया था, मतलब एनडीए पास आउट है। 6 दिसंबर 1986 को ये फाइटर पायलट बन गए थे और 86 में फाइटर पायलट बने। अभी आप ये है वो आपके एयर वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ है। भारत का पहला सरकारी एआई क्लिनिक नोएडा में बनाया है, यूपी के अंदर। सरकारी एआई का मतलब हॉस्पिटल गवर्नमेंट का है। एआई क्लिनिक का मतलब क्या हुआ? जिसमें कई सारी चिकित्सा सुविधाएं वगैरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तय होगी। ठीक है। तो ये कहाँ से है? ग्रेटर नोएडा से। यहाँ पे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, जहाँ भारत का पहला सरकारी हॉस्पिटल होगा, जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लिनिक का शुभारंभ किया गया है। और यहाँ पर आपके विभिन्न प्रकार की सरकारी अस्पताल में विभिन्न प्रकार की एआई आधारित स्वास्थ्य समाधान सीधे मरीज और डॉक्टरों के बीच का काम करेगी। आईआईटी कानपुर इसमें इनको कंटिन्यू सहयोग कर रहा है। 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट 4 जनवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट है ये। और कहाँ पे? संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम वाराणसी। क्योंकि मोदी जी यहाँ के सांसद भी हैं तो उनकी जिम्मेदारी भी बनती है। इसमें 28 राज्यों की 58 टीमें पुरुष और महिलाओं ने भाग लिया है। और यह आयोजन वाराणसी को एक प्रमुख खेल हब बनाने की ओर कदम है, क्योंकि जब इतने बड़े आयोजन होते हैं तो आयोजन हेतु बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, स्टेडियम बनाए जाते हैं, अच्छी सड़कें बनाई जाती हैं, साथ में स्पोर्ट्स की कई सारी एकेडमी ओपन हो जाती है। तो जिस किसी शहर में नेशनल गेम्स हो या इंटरनेशनल गेम्स हो तो उस शहर का जो खेल स्ट्रक्चर है, जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो काफ़ी ठीक हो जाता है वहाँ पे। क्योंकि फिर वहाँ पे कई सारी एकेडमी खुल जाती है, पहले ही खुल जाती है, अच्छे सारे होटल्स खुल जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारी अच्छी सड़कें बननी शुरू हो जाती है, सफाई भी हो जाती है, कई सारे स्टेडियम बनाए जाते हैं, कई सारे स्पोर्ट्स इवेंट्स के लिए मैदान बनाए जाते हैं।
तो कुल मिला के वहाँ पे अच्छा माहौल है वो बन जाता है। तो नेशनल टूर्नामेंट वॉलीबॉल के कहाँ पे हुए? वाराणसी में हुए हैं। गांधी नोबेल शांति पुरस्कार 2025, यह राजस्थान के कोटपुतली के पवाना अहिर निवासी प्रवक्ता डॉक्टर रामकरण यादव को शिमला में यह पुरस्कार है वो दिया गया। 2 जनवरी को 93 टीसी प्रकाश जयंती के अवसर पर गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल द्वारा आयोजित किया गया। गांधी पीस फाउंडेशन ने ये गांधी नोबेल शांति पुरस्कार देता है। उन्होंने ये सम्मान जो है हमेशा शिक्षा, सामाजिक सुधार और राष्ट्र निर्माण के कार्यक्रमों में भूमिका के लिए दिया जाता है। डॉक्टर रामकरण यादव को टीसी प्रकाश राष्ट्रीय गौरव 2026 से भी सम्मानित किया गया। और इस पूरे कार्यक्रम की जो अध्यक्षता थी वो सिंघानिया विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर मनोज गर्ग ने की थी और मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर जितेंद्र सिंह को यहाँ पे सम्मानित किया गया था। तो गांधी नोबेल शांति पुरस्कार सम्मानित किया गया। अच्छा, जितेंद्र सिंह को भी इसमें सम्मानित किया गया। तो आपको डॉक्टर रामकरण यादव का और जितेंद्र सिंह का नाम आपको याद रखना है। 10वां भारतीय फार्माकोपिया 2026। देखिए, फार्मा का क्या मतलब है? फार्मा का मतलब है दवाइयों से, जो फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड हैं, दवाई, ड्रग्स वगैरह, ये सारे फार्मा में है। तो सीधी सीधी बात है, ये फिर किसका विषय हो जाएगा? केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं रासायन उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने इसका उद्घाटन किया है नई दिल्ली में। कहाँ पे? डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में। जनवरी 2026 की बात है और 2026 में यहाँ पे भारतीय फार्माकोपिया 121 नए मोनोग्राफ शामिल किए गए, जिसमें अब मोनोग्राफ की संख्या बढ़कर 3340 हो गई है। भारतीय फार्माकोपिया को अब वैश्विक दक्षिण के 19 देशों में भी मान्यता प्राप्त हो गई है। ठीक है, तो बहुत सारा डेटाबेस है और वैश्विक स्तर पर अभी भी भारत 123वें स्थान पे है। अभी यूं है कि मोनोग्राफ जो है और बढ़ाने की आवश्यकता, ये मॉडल होते हैं एक टाइप से, तो और काम करने की आवश्यकता है। 10वां फार्माकोपिया जो है वो दिल्ली में आयोजित किया गया। पिपरवा के अवशेषों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी। देखो, पिपरवा वो स्थान है जब माना जाता है कि भारत का प्राचीनतम स्तूप हमें प्राप्त हुआ था, बौद्ध स्तूप। ऐसा माना जाता है कि महात्मा बुद्ध यहाँ पे कुछ समय रहे थे और उसके बाद में बुद्ध यहाँ रहे तो बुद्ध के अवशेष भी पिपरवा के स्तूप में थे। और इनकी जब खनन किया गया, इसके ऊपर काम किया गया, तो क्लेक्सटन पेपे नामक एक व्यक्ति था ब्रिटेन का, वो यहाँ से अपने जो बुद्ध के अवशेष थे वो लेके ब्रिटेन संग्रहालय में चला गया था। अभी वापस गवर्नमेंट उसको भारत लेके आई है। तो इस अवसर में उन्होंने उन जो अवशेष थे उनकी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी की गई। तो ये 3 जनवरी 26 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के राय पिथौरा कल्चर, देखो राय पिथौरा का मतलब क्या है? दिल्ली के अंदर जो कुतुब मीनार है उसके पास में राय पिथौरा गढ़ है और ऐसा माना जाता है कि राय पिथौरा गढ़ के इस परिसर में ही ये सब चीजें बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गिरा के बनाई थी। राय पिथौरागढ़ जो है वो आपके पृथ्वीराज चौहान और इन चौहान वंशों का किला रहा हुआ था। लंबी चौड़ी कहानी इतिहास की यहाँ पे। तो कल्चरल कॉम्प्लेक्स में भगवान बुद्ध से जुड़े अवशेषों को यहाँ पे प्रदर्शित किया गया। पिपरवा के अवशेष हैं। पिपरवा अभी यूपी में है और कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि पिपरवा नेपाल का भी हिस्सा है। तो अभी क्या है कि कुछ स्थान ऐसे हैं जिनको एग्जैक्टली आइडेंटिफाई नहीं किया कर पा रहे हम। इसका शीर्षक था द लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द एवेकेंड वन। पिपरवा अवशेषों को 100 से ज्यादा सालों बाद भारत वापस लाया गया है। ये बौद्ध धर्म के पुरातात्विक अध्ययन के लिए जरूरी है और अब इसको नेशनल म्यूजियम दिल्ली और कोलकाता के इंडियन म्यूजियम में संरक्षित किया गया है। पिपरवा उत्तर प्रदेश के अंदर एक बौद्ध साइट है। मैं कह रहा हूँ काफी बार ऐसा विवाद हुआ कि पिपरवा नेपाल में है, और क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें साहित्य में तो मिल जाता है लेकिन फिर हमें एग्जैक्टली पुरातात्विक साक्ष्य निकालना काफी मुश्किल हो जाता है कई बार। तो अभी ये पिपरवा ऐसा माना जाता है कि सिद्धार्थनगर में है, जहाँ भगवान बुद्ध ने कुछ समय व्यतीत किया था। 1898 में ब्रिटिश इंजीनियर
ये क्लेक्सटन पेपे ने यहाँ पर स्तूप की खुदाई की थी। तो भगवान बुद्ध से जुड़े हुए कई अवशेष थे, वो उनको यहाँ से ले गया था, और जो पहले कभी कलकत्ता में रखे हुए थे, और पेपे के वंशजों के पास रहे, तो विदेश चला गया वो। तो 127 साल बाद जुलाई 25 में इन अवशेषों को वापस लाया गया। तो कुछ अवशेष पहले से कलकत्ता संग्रहालय में थे, अब जो आएंगे वो दिल्ली में पड़े हैं। तो ये था पिपरवा का, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। स्किल द नेशन चैलेंज, ठीक है। स्किल द नेशन चैलेंज का क्या मतलब हुआ? देखो, स्किल का मतलब आपको पता है, कौशल। कौशल विकसित करना राष्ट्रीय चुनौती बना हुआ है, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। तो राष्ट्रपति कल्चरल सेंटर में जनवरी 26 को द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति ने यह कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें कौशल विकास और का मेन काम है, और उद्यमिता मंत्रालय उसको आयोजित कर रहा है। तो स्किल इंडिया मिशन के, यानी स्किल फॉर रेडीनेस पहल का यह एक हिस्सा है। भारतीय महिला हॉकी टीम के हेड कोच सोजर्ड मारिन वापस बनाई गई है। पूर्व डच हॉकी प्लेयर और भारतीय महिला के कोच रहे सोजर्ड मारिन को भारतीय महिला हॉकी टीम का दोबारा कोच नियुक्त किया है। अब इनका कार्यकाल 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक तक रहेगा। 2017 में भारतीय महिला हॉकी टीम के ये हेड कोच बनाए गए थे, अब वापस इसको बनाया गया है। इनकी फिल्म भी आई थी, द विल पावर। ये पूरी द इनसाइड स्टोरी ऑफ द इनक्रेडिबल टर्न अराउंड इन इंडियन वुमेन्स हॉकी, ये सजोड मरीने, ठीक है। ये पूरा पोस्टर विमोचित हुआ था। समुद्र प्रताप तोप, ये एक ऐसी तोप है जो कोस्ट गार्ड के पास, इंडियन कोस्ट गार्ड के पास, और अभी तक जितनी भी तोपें थी उनमें से सबसे बड़ी तोप इंडियन कोस्ट गार्ड को कोई मिली है, तो ये समुद्र प्रताप तोप मिली है। जनवरी 2026 को रक्षा मंत्री, क्योंकि इंडियन कोस्ट गार्ड जो रक्षा मंत्रालय के अधीन में आता है, राजनाथ सिंह ने गोवा में, कोस्ट गार्ड भारतीय तटों की सुरक्षा करता है, और दुनिया में आपको पता है कि भारतीय तट जो है वो एक अधिकतम देशों में से आता है, कनाडा और इनके बाद में। भारत का तट जो है 7516.6 किलोमीटर, जो अब तो नई व्याख्याओं के बाद और बढ़ गया है, उसकी परिभाषा चेंज हो गई है। समुद्र प्रताप शामिल कर दिया गया है। इसको बनाया किसने है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। 2 प्रदूषण नियंत्रण पोतों का निर्माण किया है, जो प्रदूषण को नियंत्रित करेंगे। 60% से अधिक स्वदेशी घटक है इसमें, और कुछ चीजें विदेशों की भी इसमें शामिल की गई हैं। यह प्रदूषण नियंत्रण पोत है, ध्यान रखना, ये लड़ाकू पोत नहीं है, ये प्रदूषण नियंत्रक पोत है, जो भारतीय तट रक्षक बल के बेड़े का अब तक का सबसे बड़ा पोत है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड का जो है वो ये पोत हो गया है, जो प्रदूषण को नियंत्रित करेगा। इस जहाज का विस्थापन 4170 टन है, लंबाई 114 मीटर है लगभग, गति 22 समुद्री मील से अधिक रहेगी पर आवर। ये 7500 किलोवाट डीजल इंजन, ये देख रहे हो आप, इंडियन कोस्ट गार्ड लिखा हुआ है, भारतीय तट रक्षक बल, यह 7500 किलोवाट डीजल इंजनों द्वारा संचालित है, जो स्वदेशी रूप से विकसित नियंत्रण पिच प्रोपेलर और गियर बॉक्स द्वारा संचालित होते हैं। काफी अत्याधुनिक है ये है, ठीक है। प्रदूषण नियंत्रण है, वापस कह रहा हूं। जैनपोरा बौद्ध परिसर, ये इन दिनों कश्मीर में जब आपके कुछ क्षेत्रों की खुदाई हुई, तो कश्मीर के अंदर हमें एक ऐसी बौद्ध साइट मिली जिसका नाम है जैनपोरा, और माना जाता है कि कुषाण काल की है। तो हिस्ट्री जो बच्चे पढ़ते हैं उनको पता है कि कुषाण काल की एक बारामूला जिले के अंदर एक साइट मिली है, जिसमें बुद्ध के अवशेष मिले। तकरीबन मान के चलिए कि यह 2000 वर्ष पुराने हैं, ठीक है। तो देखिए, जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के जैनपोरा गांव में 2000 वर्ष पहले का एक पूरा बौद्ध कॉम्प्लेक्स मिला है। कॉम्प्लेक्स में फिर स्तूप भी होता है छोटा मोटा, वहां पे कोई एक प्रकार से आप कह सकते हो कि विहार भी होता है। तो वो सारा कुछ उसमें शामिल था, जो कुषाण काल से जुड़ा बताया जा रहा है। तो इस पे एक नई रोशनी डाली जा सकती है कि बौद्धों की विस्तार को लेकर। इसके अंदर स्तूप भी मिला है, मठ भी मिले हैं, दीवारों के अवशेष भी हैं, ठीक है। तो ये पूरी इस कुषाणकालीन बसावट का हिस्सा मानी जा रही है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, बर्तन, तांबे की कलाकृतियां वगैरह यहाँ से प्राप्त हुई है। विश्व की दूसरी राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला, विश्व की दूसरी, दिल्ली में डेफिनेटली।
5 जनवरी 2026 को कहाँ पे, नई दिल्ली के अंदर CSIR राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में इसका उद्घाटन किया गया विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। ये दूसरी राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला है विश्व के 5वें सौर सेल, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा उपकरण को इस प्रकार संयोजित किया जाता है स्वीकार्य सीमा के भीतर परिणाम प्रदान करें, तो उसका उद्घाटन किया गया है। खेलो इंडिया बीच गेम्स, बीच का मतलब तटीय खेल, 5 से 10 जनवरी 2026 तक दीव के घोघला बीच पर, दमन दीव है ना, उसके घोघला बीच पर दूसरे गेम आयोजित हुए। दूसरा संस्करण था ये। इसका जो उद्घाटन था कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया, और केंद्र शासित प्रदेश अब तो एक कर दिया गया, दादरा नगर हवेली और दमन दीव। पहले ये 2 थे, अब पिछली गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने इस दोनों को एक कर दिया है अब तो। आयोजित 20 गेम में 8 खेल थे, जिसमें 2100 से ज्यादा एथलीट हिस्सा ले रहे थे। इसमें बीच वॉलीबॉल था, बीच सॉकर एंड फुटबॉल, सेपक टकरो, बीच कबड्डी, पेकक सिलॉट, ओपन वाटर स्विमिंग, मल्लखंब, रस्साकसी। इनमें से 6 खेल पदक स्पर्धाएं हैं, जिनमें से कुल 32 स्वर्ण पदक दांव पर रहे। अब इनके रिजल्ट क्या रहे हुआ वो अगली क्लास में देखना पड़ेगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने भूटान एपेक्स कोर्ट के साथ एग्रीमेंट किया है। एपेक्स कोर्ट का मतलब होता है देश का सर्वोच्च न्यायालय। तो हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय ने भूटान के सर्वोच्च न्यायालय के साथ में एक एग्रीमेंट किया है, ठीक है। ये भी 5 जनवरी 26 को हुआ है। दोनों के बीच में भूटान के 2 लॉ क्लर्क 3 महीने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। इनमें से क्लर्कों के आने का खर्चा सरकार उठाएगी। भारतीय कानून के मुताबिक सैलरी भी इनको दी जाएगी। साइन करने का उद्देश्य दोनों देश एक दूसरे को कानून को समझना है। तो जब भी सुप्रीम कोर्ट भूटान हो या इंडिया हो, इन दोनों के बीच में जब भी एग्रीमेंट होगा तो उद्देश्य साफ रहेगा कि दोनों के कानूनों को समझना। ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन, GRF बोलते हैं हम इसको, और इसको लॉन्च किया है IIT मद्रास के अंदर विदेश मंत्री S जयशंकर ने, ठीक है। IIT मद्रास को विश्व का पहला बहुराष्ट्रीय विश्वविद्यालय बनाने की दिशा में कार्य करेगा, जिसमें वैश्विक रूप से जो ग्लोबल रिसर्च है, एजुकेशन है, इनोवेशन है, इनके क्षेत्र का विस्तार हो सकेगा। प्रारंभिक वैश्विक उपस्थिति इसमें USA, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, दुबई, मलेशिया सहित कई, UAE मतलब दुबई मतलब, स्थापित की जाएगी। और इसमें ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन में कई सेल बनेगी, उसमें हर देश की अपनी सेल होगी। तो भारत के जो स्टूडेंट है वो दुनिया के बारे में रिसर्च कर पाएंगे। ये सेल कहाँ बनाई जाएगी? ये मद्रास यूनिवर्सिटी में बनाई जाएगी, ठीक है। ई-बिजनेस फॉर वीजा, इसके तहत चीन के कारोबारी भारत में विशेष व्यावसायिक कार्यों के लिए यात्रा करने हेतु आवेदन कर सकते हैं। इन कार्यों में मशीनरी की स्थापना और उसे चालू करना भी शामिल रहेगा। इसके लिए आवेदकों को दूतावास जाने या किसी एजेंट की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि पूरा आवेदन सिस्टम कैसा रहेगा? ऑनलाइन रहेगा। ई-बिजनेस है ना, इसलिए इसको जारी होने में लगभग 45 से 50 दिन का समय लगेगा, और 6 महीने तक ठहरने की भी बिजनेसमैन को अनुमति रहेगी। तो ई-बिजनेस फॉर वीजा, तो इस वीजा के माध्यम से आपको पता है गुणवत्ता निरीक्षण वगैरह ये सारी चीजें की जाएगी, और ये बात तो वैसे आई गई। तो ई-बिजनेस फॉर वीजा किस देशों के बीच में है? भारत और चीन के बीच में, कि चीन का कोई भी व्यापारी यहाँ पे आ सकेगा और 6 महीने तक यहाँ पे रह के बिजनेस प्रक्रियाओं में हिस्सा ले सकेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश कलमाड़ी का निधन। सुरेश कलमाड़ी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हुआ करते थे, और बाद में जब कॉमनवेल्थ गेम हुए थे तो उनका कॉमनवेल्थ गेम के अंदर घोटाले में भी उनका नाम रहा, लंबे समय तक नाम घसीटा गया। हालांकि कोई वर्डिक्ट तो नहीं आई, लास्ट तक भी घोटाला सिद्ध नहीं हुआ था। भारत के अंदर दिल्ली में 2010 में कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, तो उसमें वो मेन सेक्रेटरी थे आयोजन के। तो कहते हैं कि उन्होंने खरबों करोड़ों अरबों रुपए वो खाए थे, लेकिन अभी तक जबकि इनकी डेथ हो चुकी है तो इनके ऊपर एक भी आरोप उस समय तक, मुझे जहां तक मेरी जानकारी है, सिद्ध नहीं हुआ था। जनवरी 26 को पूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस के नेता सुरेश कलमाड़ी का निधन हो गया।
ये पूना से आते थे और 3 बार के सांसद चुने गए थे और 3 बार वो राज्यसभा में भी रहे, लोकसभा में भी 3 बार, मतलब 6 बार सांसद रहे। वो रेल मंत्री भी रहे हैं 95-96 में। 96 से 12 के बीच में इंडियन ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष भी रहे हैं और 2010 में जब दिल्ली में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए उसमें चेयरपर्सन भी थे और 2000 से लेकर 2013 तक एशियाई एथलेटिक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे। 2015 में उन्होंने एसोसिएशन ऑफ आजीवन अध्यक्ष नामित किया गया। तो इस तरह से कई सारे महत्वपूर्ण पदों पर आप है वो रहे थे। 69th नेशनल स्कूल गेम्स हुए हैं, विभिन्न गेम्स हुए हैं। पंजाब के लुधियाना में 6 जनवरी को शुरू हुए और स्कूल नेशनल गेम्स होते हैं तो सभी स्टेट की टीम्स आती है, लड़के की और लड़कियों की टीम आती है। तो इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खिलाड़ी, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, विद्या भारती स्कूल की, विद्या भारती की अपनी अलग टीम बनती है, इसे ले रहे थे। और इसमें लड़के लड़कियों के लिए लुधियाना में जो हुआ उसमें जूडो था अंडर आपके 14 और ताइक्वांडो था अंडर 14 का और गतका था अंडर 19 का। ये सारी प्रतियोगिताएं लुधियाना में आयोजित हुई पंजाब के अंदर। इसके अलावा कराटे पुणे में हुए, शतरंज साइकिलिंग रांची में हुआ, बास्केटबॉल बाड़मेर में हुआ, अभी बाड़मेर के अंदर अभी हुआ था, जिसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों में राजस्थान चैंपियन रहा अंडर 19 के अंदर। और बैडमिंटन और बेसबॉल जनवरी में ही दिल्ली में हुए, जूडो लुधियाना में हुआ, अभी अपन ने पढ़ा। तो स्कूल गेम्स में भी अलग अलग गेम का आयोजन अलग अलग जगह होता है। पहले एप्लीकेशन मांगते हैं, उसके बाद में अप्रूवल मिलता है, फिर वहां पर आयोजन किया जाता है। पंखुड़ी पोर्टल, पंखुड़ी नाम से पता चल रहा है कि ये महिला और बाल विकास से रिलेटेड होगा। तो महिला और बाल विकास मंत्रालय ने पंखुड़ी नामक एक एकीकृत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और साझेदारी सुविधा डिजिटल पोर्टल शुरू किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? महिला और बाल विकास पहलों, जितनी भी जो वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के जो इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे महिला और बाल के विकास की जो पहल की जा रही है, उनको आपस में कोऑर्डिनेट करना, उनमें आपके ट्रांसपेरेंसी लाना और जो भी इससे जो लाभ पाने वाले जो वर्ग है उनकी भागीदारी को सुदृढ़ करना। इस हेतु पंखुड़ी ऐप पोर्टल लाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टल है, प्रश्न परीक्षा में आने योग्य है कि पंखुड़ी पोर्टल का मेन उद्देश्य क्या है। तो महिला और बाल विकास से जुड़े हुए जितनी भी योजनाएं हैं उनको एकीकृत करना, उनमें आपके ट्रांसपेरेंसी लाना, उसमें आपके जो भी हितधारी है, लाभ पाने वाले हैं, उनको इससे जोड़ना। ये सिंगल विंडो सिस्टम है। सिंगल विंडो का मतलब होता है जहां पर एक ही पोर्टल पर सभी प्रकार की उससे जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान हो जाता है, उसको बार बार दूसरे एप्लीकेशन पे जाने की जरूरत नहीं रहती। तो इसमें क्या होगा कि इस क्षेत्र से जुड़े हुए जितने भी व्यक्ति है, अनिवासी भारतीय है, एनजीओ है, सीएसआर का जो फंड आता है वो है, उन सबको भी एक साथ लाना ताकि महिला और बाल विकास के पैसे भी हमारे को मिल सके। कहाँ से मिल सकते हैं? व्यक्ति कर सकते हैं, अनिवासी जो एनआरआई वगैरह कर सकते हैं, एनजीओ से पैसे लिए जा सकते हैं। इन सारे क्षेत्रों को मिला के और महिला और बाल विकास का कार्य जो है वो किया जाएगा। राष्ट्रीय खनिज चिंतन शिविर 2026 खान मंत्रालय द्वारा गांधीनगर में यह शुरू किया गया और सीधा सीधा बिंदु है कि इसमें विचार विमर्श करना था, सेंट्रल और स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन को बढ़ाना और साथ में विभिन्न प्रकार के जो खनन से संबंधित जो रूल्स एंड रेगुलेशन है या डेवलपमेंट है उस पर बात करना था। यूआईडी, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार शुभंकर का नाम क्या है, उदय, ये जारी कर दिया है। ठीक है, ये तिरुवनंतपुरम में आधार का शुभंकर जारी किया, जो लोगों के आधार सेवाओं की सरल जानकारी देने के लिए संचार का माध्यम है। यह पुरस्कार आयोजित किया गया था और इसके विजेता केरल के त्रिशूर के अरुण गोकुल ने पहला स्थान प्राप्त किया है, जबकि महाराष्ट्र के पुणे के इद्रिस दवाईवाला को द्वितीय स्थान है और गाजीपुर के निवासी कृष्ण शर्मा को तृतीय स्थान मिला है। ठीक है, भोपाल की रिया जैन ने शुभंकरण का नामकरण दिया है और उसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो अब इस समय
यूआईडीआई के अध्यक्ष नीलकंठ मिश्रा है और जो सीईओ है वो आपके भुवनेश कुमार है। ये अपडेट, प्रमाणीकरण, ऑफलाइन सत्यापन, जानकारी साझा करने, नई तकनीकियों को अपनाने जैसे सेवाओं को सरल बना। बाकी आधार कार्ड के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी ऑलरेडी है। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग, ठीक है, विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग। तो 9 से 12 जनवरी 2026 तक भारत मंडपम में विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग आयोजित किया गया और ये दूसरा संस्करण है। नाम से पता चलता है कि विकसित भारत के लिए जो युवा नेता है उनके बीच में आपस में संवाद स्थापित करना। जिससे क्या होता है, नए नए आइडियाज आते हैं, नए नए आइडियाज को लागू करेंगे तभी हमें है वो विकसित भारत की ओर राह प्रशस्त होगी। इसे केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल तथा श्रम रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के नेतृत्व में आयोजित किया गया। इस डायलॉग का लक्ष्य क्या है? युवा नेताओं को विकसित भारत 2047 का लक्ष्य हासिल करने के नए विचार और समाधान पेश करने थे। ठीक है, बहुत सामान्य सी बात है। 15 से 29 वर्ष की आयु के युवाओं को विकसित भारत के लिए अपने विचारों को अमल में लाने के लिए राष्ट्रीय मंच प्रदान करना था। यहाँ यंग का मतलब है 15 से 30 साल के लोग, ये जो छात्र नेता वगैरह होते हैं ये। बाकी यंग लीडर तो बहुत है, लेकिन इसमें इनकी बात की गई है। पर्यावरणविद और वैज्ञानिक माधव गौडगिल, बहुत चर्चित रहे माधव गौडगिल। जब पश्चिमी घाट के संरक्षण की बात आई तो माधव गौडगिल को कमेटी इनके नेतृत्व में बनाई गई। माधव गौडगिल ने एजुकेशन में भी बहुत सारे काम किए थे। माधव गौडगिल काफी प्रख्यात पर्यावरणविद और यूं कहिए कि आपके साइंटिस्ट रहे हैं। तो इनका निधन हो गया 82 वर्ष की उम्र में। आप पर्यावरणविद और वैज्ञानिक थे। गौडगिल को विशेष रूप से पश्चिमी घाट, पूरी गौडगिल समिति बनी थी आपको याद हो तो, के लिए जाना जाता है। और इनको यूएनओ ने 2024 के अंदर चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार भी दिया गया था, जो कि यूएन का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है, चैंपियन ऑफ द अर्थ। पहला अंतरराष्ट्रीय स्पाइस रूट कॉन्फ्रेंस। स्पाइस का मतलब होता है मसाले और रूट का मतलब हो गया रास्ते, कॉन्फ्रेंस मतलब सम्मेलन। तो ये ऐसा सम्मेलन था जिसमें आपके जो मसाला मार्ग थे, ऐतिहासिक मसाला मार्ग कौन से थे? इंडोनेशिया से इंग्लैंड जाने वाला रास्ता, भारत के दक्षिणी भागों से बंदरगाहों से आपके यूरोप अमेरिका पहुंचने के रास्ते, ये सारे सारे स्पाइस रूट कहलाते हैं, के माध्यम से आपके सांस्कृतिक आदान प्रदान को पुनर्जीवित करना और भविष्य के लिए नए रास्ते खोजना इसका मेन मोटो था। इसमें भारत सहित 22 देशों के 38 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसमें इतिहासकार भी थे, शिक्षाविद भी थे, नीति निर्माता भी थे और पर्यटन से जुड़े हुए लोग भी इसमें शामिल थे। विषय था एंशिएंट ट्रेल्स न्यू जर्नीज। और केरल के पर्यटन विभाग और मुजरिस बंदरगाह यहाँ पे हेरिटेज प्रोजेक्ट ने मिलकर इसको आपके केरल के कहाँ पे, कोच्चि में इसका आयोजन किया गया था, क्योंकि स्पाइस रूट पे केरल आता था। ठीक है, तो इसके जरिए आपके नए रास्ते खोजे जाने थे ताकि और आगे भविष्य में इस संबंध में बढ़िया किया जा सके। मेन तो क्या है कि टूरिज्म है। भारतीय भाषाओं पर तीसरे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 2026 का आयोजन हुआ है। ये उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दिल्ली के अंदर वैश्विक हिंदी परिवार, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, दिल्ली यूनिवर्सिटी के विद्वानों, भाषाविदों और इन सब को मिलकर ये सम्मेलन जो है वो शुरू किया। दिल्ली की बात है ये। 53rd विश्व पुस्तक मेला प्रगति मैदान दिल्ली में आयोजित होता है। आपको पता है कि दुनिया के सबसे बड़े पुस्तक मेलों में से एक माना जाता है। ये 10 से 18 जनवरी 26 को हुआ। भारत में पठन संस्कृति को बढ़ावा देने और साहित्यिक उत्सव का आयोजन करने के लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा नेशनल बुक ट्रस्ट (एनबीटी) की बहुत सारी पुस्तकें आती हैं।
वो करता है, साथ में ITPO रहता है, उद्योग और वाणिज्यिक मंत्रालय रहता है। भारत भर के जितने भी प्रकाशक वहाँ मौजूद रहते हैं, लेखक मौजूद रहते हैं और बड़ी संख्या में किताबें वहाँ पे होती हैं। ये हर साल होता है। तो इसका 53rd एडिशन था ये। 4th महिला प्रीमियर लीग, ठीक है। जिस तरह से IPL होता है उसी तरह से WPL होता है। ये जनवरी 9 से 5 फरवरी तक आयोजित हो रहा है। कुल 5 टीमें हिस्सा ले रही है। मुंबई इंडियंस ने पिछली बार खिताब जीता था 23 में, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 24 में जीता है, सॉरी, और 25 का अभी 26 में आयोजित हो रहा है। राष्ट्रीय वस्त्र और मंत्रियों का सम्मेलन, गुवाहाटी, असम में। डेट भली मत याद हो, स्थान याद रखना जरूरी है, कुछ उद्देश्य अगर चुनिंदा है तो। क्योंकि भारत का जो वस्त्र उद्योग है ये काफी इंपॉर्टेंट उद्योग है। सरकार प्रयास कर रही है कि हमारी जहां जहां पकड़ है उन उद्योगों को और प्रमोट किया जाए ताकि हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, और एक्सपोर्ट अगर बढ़ेंगे तो हमें सीधी सीधी बात है कि हमें विदेशों से पैसा आएगा, तो हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो भी अच्छा रहेगा और हमारा बिल भी विदेशों को कम देना पड़ेगा, हमारे को फॉरेन करेंसी ज्यादा बढ़ेगी तो फॉरेक्स भी अपना अच्छा हो जाएगा। ये 2 दिवसीय सम्मेलन था, वस्त्र मंत्रालय द्वारा असम की सरकार के सहयोग से शुरू किया था। इस सम्मेलन में देश के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के वस्त्र मंत्री और अधिकारियों ने भाग लिया था। तो दुनिया में जिस तरह से घरेलू और वैश्विक चुनौतियां हैं वस्त्र उद्योग के सामने, उन पर बात की गई, विचार विमर्श किया गया। ठीक है, 2030 तक हमारा $350 अरब का वस्त्र उद्योग बनाने का लक्ष्य है। अभी स्थितियां कितनी हैं? $100 अरब हम वस्त्र निर्यात करते हैं। तो होता क्या है कि वो देश और उन देशों की नीतियां अच्छी मानी जाती हैं, जिस देश की जो मजबूती होती है उसी पर वो काम करे तो एक्सपोर्ट अधिक होंगे, सीधी बात है। हमारा मजबूती है वस्त्र, तो इस पे अगर और बढ़िया काम किया जाए तो अभी $100 अरब का जो एक्सपोर्ट होता है ये बढ़ के 2030 तक $350 अरब का किया जा सकता है। इसी विषय के ऊपर मंत्रियों का सम्मेलन किया गया। तो देश के जितने भी राज्यों के वस्त्र मंत्री है वो सारे असम की गुवाहाटी में इकट्ठा हुए थे। राष्ट्रीय खेल बोर्ड नियम 2026, ठीक है। अब इसमें वैसे आपको समझ में तो कह ही जा रहा है, फिर भी अपन पढ़ेंगे इसको। तो जो भी खेल मंत्रालय है उसने एक अधिसूचना जारी करी और केंद्र सरकार को कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक खोज सह चयन, खिलाड़ियों को खोजना और चयन करना, समिति गठित करने का अधिकार दिया गया। इस समिति में खेल सचिव होंगे, खेल प्रशासन में अनुभव रखने वाला एक व्यक्ति होगा और राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले 2 व्यक्ति होंगे। ये लोग क्या करेंगे? ये चारों विभिन्न खिलाड़ियों की खोज करेंगे, मतलब जो जो खिलाड़ी है उनको देखेंगे, निकालने पड़ेंगे खिलाड़ियों को, फिर उनको चयन किया जाएगा और उसके बाद उनको आगे भेजा जाएगा ताकि हम मेडल वगैरह ला सकें। समिति को जिम्मा दिया गया कि वो अध्यक्ष और बोर्ड के 2 सदस्यों के पदों को लिए ऐसे व्यक्ति के नामों की सिफारिश करे जो योग्यता और सत्यनिष्ठा और उत्तम प्रतिष्ठा रखते हो। इन व्यक्तियों को लोक प्रशासन, खेल कानून की भी जानकारी होनी चाहिए। गणतंत्र दिवस 2026। गणतंत्र दिवस आपको पता है दिल्ली में हर साल राजपथ पे इसकी परेड होती है और यहाँ पे मनाया गया। और गणतंत्र में हम हमारा शक्ति प्रदर्शन भी करते हैं और उनको दिखाने के लिए हम विभिन्न अतिथियों को भी बुलाते हैं। इस बार हमने यूरोपियन यूनियन के लीडर्स को बुलाया क्योंकि अमेरिका को काउंटर करना था। अमेरिका कंटिन्यूसली हमें टैरिफ वगैरह की धमकियां देता रहता है, जिसके चक्कर में हमने इस बार यूरोपियन यूनियंस के लीडर्स को बुलाया और फिर आपके 27 जनवरी की इनकी बैठक भी हुई और 28 जनवरी को एक डील भी साइन हुई थी, जिसके ऊपर हम अलग से क्लास लेंगे आगे। तो गणतंत्र दिवस 2026 के समारोह में यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियन और साथ में यूरोपियन परिषद की अध्यक्ष एंटोनिया कोस्टा को आमंत्रित किया था। भारत EU का जो सम्मेलन हुआ, परेड में शामिल होने के बाद दोनों नेताओं ने 27 जनवरी को भारत EU समिट में भी भाग लिया और 2025 में हमारे जो अतिथि थे वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। महत्व क्या होता है कि हम नियंत्रण जो भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच मजबूत होते कूटनीतिक संबंधों को दर्शाना था, क्योंकि इस समय ग्रीनलैंड पे जो दावा किया जा रहा है अमेरिका के द्वारा, इससे पूरा यूरोप अमेरिका से नाराज है।
चूंकि भारत के साथ में भी उसकी सही चल नहीं रही है, दक्षिणी अमेरिका भी नाराज है, तो ऐसी स्थिति में सबके साथ उसने ऐसी धमकियां दे रखी है, तो एक प्रकार से एक दूसरा ध्रुव तैयार हो रहा है। इसलिए भारत ने ईयू के साथ में रहने का प्लान किया। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि अमेरिका की जो एक दादागिरी कह सकते हो, तानाशाही कह सकते हो, उसके ऊपर कंट्रोल स्थापित किया जा सकता है। परमवीर दीर्घा का उद्घाटन, ठीक है, ये राष्ट्रपति भवन में 16 दिसंबर 2025 विजय दिवस के दिन परमवीर दीर्घा का उद्घाटन किया। इसमें क्या किया जाएगा? दीर्घा का मतलब होता है गैलरी। उस गैलरी में हमारे जो 21 परमवीर पुरस्कार विजेता है, उनका एक प्रकार से चित्र प्रदर्शनी की जाएगी। ठीक है। अगला है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संथाली भाषा में जारी किया भारत का संविधान। ये भी अच्छी बात है। 25 दिसंबर 2025 को सुशासन दिवस के अवसर पर, ये अटल जी का जन्म दिवस है, आयोजित एक समारोह में भारत के संविधान को संथाली संस्करण का विमोचन किया गया। इसकी जो लिपि है वो ओल चिकी लिपि है और अपनी विशेष लिपि ओल चिकी में प्रकाशित किया गया है। इस वर्ष 2025 में ओल चिकी लिपि के विकास की भी शताब्दी, क्योंकि लिपि 1925 में रघुनाथ मुर्मू द्वारा विकसित की गई थी, जिससे इस विमोचन का महत्व और बढ़ गया। ये है भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जो संथाली में प्रकाशित किया गया 25 दिसंबर 2025 को। किस लिपि है? संथाली की लिपि कौन सी है? ओल चिकी। इसको 100 वर्ष पूरे हो गए लिपि को भी। रामसर सूची में शामिल। रामसर के बारे में मैंने एक अलग से क्लास सक्सेस पॉइंट चैनल पे ली थी। रामसर ईरान का एक शहर है जहां पर जितने भी आर्द्रभूमि क्षेत्र, वेटलैंड एरिया है, उनके संरक्षण के प्रयास किए जाते हैं। ठीक है। भारत के अंदर 96 स्थान हो गए हैं, तो 95 स्थान छत्तीसगढ़ का कोपरा है, कोपरा जलाशय है। ये बिलासपुर के पास स्थित है और ये छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट है। ये जलाशय मीठे पानी की आर्द्रभूमि है जहाँ कई प्रवासी पक्षी, मछली वगैरह यहाँ पे रहती है। और इसके साथ साथ में यहाँ पे कॉमन पोचार्ड है, मिस्र के गीद वगैरह कई दुर्लभ प्रजातियां भी पाई जाती है। और 96 नंबर पे है सिलीसेड, जो कि सबसे रिसेंट है। तो सिलीसेड भारत का 96 है, राजस्थान का 5वां है। राजस्थान के अंदर इससे पहले केवलादेव, सांबर, खींचन, मैनार, सिलीसेड, इसकी पूरी क्लास अलग से मैंने सक्सेस पॉइंट चैनल पे कोई 15 एक दिन पहले डाली थी। इसमें सिलीसेड को अच्छे से समझाया था। तो ये 5 है। तो राजस्थान में 5 हो गए, भारत में कितने हो गए? 26 हो गए हैं। सम्राट पेरुबिदुंगु मुथरैयार द्वितीय, ये तमिलनाडु के अंदर आपके, इनके ऊपर अभी 60 पैसे की एक 500 रुपए का एक डाक टिकट जारी किया है। और सीपी राधाकृष्णन ने पेरुबिदुंगु मुथरैयार द्वितीय, ये सुवर्ण मारन की स्मृति में डाक टिकट जारी किया है। ये मुथरैयार वंश के शासक हुए थे। 7वीं से 9वीं शताब्दी के दौरान इस वंश का शासन रहा है तमिलनाडु के अंदर। तो थोड़ा ध्यान रखना इतिहास के स्टूडेंट को। स्वदेशी K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। भारत ने 23 दिसंबर 25 को विशाखापट्टनम तट पर, ठीक है, के पास बंगाल की खाड़ी में K4 पनडुब्बी से प्रक्षेपित किया। K4 से इस बैलिस्टिक, K4 तो क्या प्लेटफॉर्म है, मिसाइलों को प्लेटफॉर्म से छोड़ा जाता है। ठीक है। तो इस मिसाइल को आपके सबमरीन थी, सबमरीन K4 से इसको लॉन्च किया गया। हम इसको सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल SLBM कहते हैं। SLBM जब भी नाम आता है ना, तब समझ जाया करो कि इसको कहाँ से लॉन्च किया है? सबमरीन से। सबमरीन समुद्र में तैरने वाली पनडुब्बी होती है, उसके ऊपर उसको लॉन्च किया गया। तो बैलिस्टिक मिसाइल है, इसको गिराने के लिए एंटी बैलिस्टिक होती है। ठीक है। यह परीक्षण भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी INS अरिघात से किया गया। ठीक है। जो भारत की सेकंड स्ट्राइक क्षमता को अभेद करती है। इसको भी DRDO ने विकसित किया है। 3500 किलोमीटर दूर स्थित लक्ष्य को ये भेद सकती है और 2 टन परमाणु भी अपने साथ में ले जा सकती है। तो 3500 किलोमीटर ये मिसाइल जा सकती है। तो स्वदेशी नाम क्या है? K4, SLBM K4 से इसको किया गया। आकाश नेक्स्ट जनरेशन,
भारतीय सेना ने आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम के एडवांस वर्जन आकाश नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस सिस्टम क्या होता है, जैसे शत्रु देश ने हमारे ऊपर मिसाइल अटैक किया तो डिफेंस सिस्टम क्या करता है, उसको डिटेक्ट करता है और सामने एंटी मिसाइल डाल के उसको ध्वस्त करता है। हमारे पास में कई डिफेंस सिस्टम है, पृथ्वी है, आकाश है, अश्विन है, और इसके अलावा रसिया से लिए हुए हमारे पास में कई सारे डिफेंस सिस्टम हैं। जो भारत पाकिस्तान की जो अभी बीच में जो जंग चली थी उसमें सारे डिफेंस सिस्टम के नाम आपने पढ़े होंगे। तो इसको आयोजित चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में इसका सफल परीक्षण किया गया। तो डीआरडीओ ने इसको विकसित किया, साथ में भारत डायनामिक्स लिमिटेड भी साथ में था। 96% इसके जो पार्टिकल्स हैं वो सारे भारत के खुद के हैं और बाकी 4% हमने विदेशों से लिए हैं। मारक क्षमता इसकी 60 किलोमीटर तक है, मतलब 60 किलोमीटर के दायरे में आएगी तो मिसाइल को गिरा देगा। ये ध्वनि की गति से 2.5 गुना तेज 2.5 मैक की स्पीड से चलती है। अंश द्वीप स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित आपके एसडब्ल्यूसी पनडुब्बी रोधी उथले पानी के जहाज है। ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट। शैलो वाटर क्या होते हैं, उछला पानी जिसकी गहराई अधिक नहीं होती, कम गहराई का पानी होता है, उसे शैलो वाटर कहते हैं कि जहाज। इसका नाम क्या है, अंशदीप है, जिसको चेन्नई में भारतीय नौसेना को सौंपा गया। इसको गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स कोलकाता के द्वारा निर्मित किया गया और यह तीसरा युद्धपोत है नौसेना के पास में। इस जहाज का नाम कर्नाटक के कारवार तट पर एक अंश द्वीप है, उससे इसका नाम लिया गया है। ठीक है, ये पहले इसका प्रकार का एक पैट्या श्रेणी का जहाज रहता था, उसी को ठीक करके किया गया, इसलिए इसको अंशद्वीप का पुनर्जन्म भी कहते हैं। INS सिंधु घोष। ठीक है, तो इंडियन हमारा जो नेवल जितने भी हमारे पास में उपकरण है उसमें से एक सिंधु घोष भी था। तो भारतीय नौसेना की मारक क्षमता का आधार रही थी ये पनडुब्बी INS सिंधु घोष। इसको 40 वर्ष की सेवा के बाद मुंबई में इसको सेवा मुक्त कर दिया गया, वो उसको बाहर निकाल दिया गया। सिंधु घोष श्रेणी की पहली पनडुब्बी है जिसमें 4 दशकों तक देश की समुद्री सीमा की सुरक्षा की थी। रूफटॉप सोलर, गुजरात देश में शीर्ष पर। रूफटॉप का आपको मतलब पता ही है कि घर की छतों के ऊपर सोलर पैनल लगाना ताकि घरों की जरूरतें सौर ऊर्जा से पूरी हो सके। तो नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में गुजरात ने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना जो थी उसमें 5 लाख से अधिक रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित कर देश में पहला स्थान हासिल किया। जितने भी रूफटॉप लगाए हैं उसमें 1879 मेगावाट की क्षमता के रूफटॉप गुजरात में लगे हैं। तो पहला नंबर गुजरात का है, दूसरा नंबर महाराष्ट्र का है और तीसरा नंबर यूपी का है। ठीक है, राजस्थान अभी इस श्रेणी में नहीं है। अभी राज्य का योगदान मात्र अभी 5.6% ही है। किम्बरली प्रक्रिया, पहले इसको देखते हैं। भारतवर्ष 2006 में किम्बरली प्रक्रिया की प्रतिष्ठित अध्यक्षता ग्रहण करेगा। जनवरी 26 से वैश्विक हीरा उद्योग के सबसे महत्वपूर्ण मंच किम्बरली प्रक्रिया। किम्बरले का हीरा आपको पता है सबसे फेमस है। दिसंबर 25 में आयोजित पूर्ण बैठक में सर्वसहमति से भारत को तीसरी बार यह जिम्मेदारी सौंपी गई। ठीक है, भारत 1 जनवरी 26 से अध्यक्ष बनेगा, जबकि 25 दिसंबर 2025 से इसने उपाध्यक्ष का पद है वो संभाल लिया है। ये तीसरा अवसर है जब भारत अध्यक्ष बनेगा, पहले 8 और 19 में बन चुका है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जो कच्चे हीरे हैं कॉन्फ्लिक्ट डायमंड के, उस अवैध व्यापार को रोकना है जिसका उपयोग विद्रोही समूह वैध सरकारों के विरुद्ध संघर्षों के वित्त पोषण के लिए करते हैं। हीरो को भी स्मगलिंग होती है और फिर जो विद्रोही समूह होते हैं, देश के अंदर हर गवर्नमेंट के खिलाफ एक समूह होता है, उसके खिलाफ वो विद्रोही समूह क्या करता है, इन हीरो की स्मगलिंग करके बेच के पैसा उसके खिलाफ यूज करता है। उनको रोकना है, इनका मूल मकसद होता है। संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के तहत किम्बरली प्रक्रिया प्रमाणन योजना 2003 से लागू है। भारत इसका संस्थापक सदस्य है। वर्तमान में इसमें 60% भागीदारी जो है शामिल है। यूरोपियन संघ की इकाई को मानकर यूरोप का सबसे अधिक हिस्सा है इसमें।
ये सरकार, उद्योग और नागरिक समाज की एक त्रिपक्षीय पहल है। किम्बर्ले प्रोसेस क्या होती है? जैसे विवादित हीरा, खून का हीरा, फिर उसको प्रमाणन किया जाता है, फिर संघर्ष मुक्त प्रमाणिक हीरे। इसका उद्देश्य क्या है? अवैध और संघर्ष वित्त पोषित हीरों के व्यापार को रोकना। ठीक है, ये पूरी की पूरी निगरानी करेगा ये। इसी को इधर इंग्लिश में लिखा गया था कि इसमें 60 पार्टिसिपेंट होते हैं, 4 ऑब्जर्वर हैं। किम्बर्ली प्रोसेस का एक अध्यक्ष होता है, एक वाइस चेयरमैन होता है, इसका सेक्रेटरीट होता है, इसमें ये सारे लोग सदस्य रहते हैं और ये सारी चीजें की जाती ताकि इन किम्बर्ले की खानों से हीरो का अवैध व्यापार ना हो, उसको रोका जा सके। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, ठीक है, तो 26 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय स्तर पर वीर बाल दिवस मनाया गया, जिसमें भारत के जो युवा वीर हैं उनके साहस, बलिदान और मूल्यों को स्मरण किया जाता है। द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में इसका पुरस्कारों को वितरित किया गया, जिसमें 2025 में 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 20 बच्चों को इसके लिए सम्मानित किया गया। कई सारे विजेता हैं, जिसमें व्योमा प्रिय, कमलेश कुमार, मोहम्मद सिद्दीन केरल, अजय राज उत्तर प्रदेश, शिवानी होसयुक्त उप्पारा आंध्र प्रदेश, वैभव सूर्यवंशी ये क्रिकेटर है, योगिता मंडावी छत्तीसगढ़, वाका लक्ष्मी प्रगनिका गुजरात, हरियाणा की ज्योति, अनुष्का कुमारी झारखंड की, कर्नाटक से क्षिनिधि देशुंधे, ओडिशा की ज्योत्सना सबर, तेलंगाना की विश्वनाथ कार्तिकेय पदाकांत। इनकी सबकी छोटी छोटी उपलब्धियां हैं, बड़ी बड़ी होगी वैसे इस उम्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। हो सके तो आप देख लेना, बाकी मुझे लगता है कि इतना शायद न भी पूछें। राजस्थान का एक भी नहीं है तो थोड़ा सा हमारे लिए ये रहता है कि शायद न भी आए कोई प्रश्न। कला और संस्कृति से संबंधित बात करेंगे अब। एस्थर लाल दुहावनी हनुमते, मिजोरम का 9 वर्षीय संस्कृति, इन्होंने जो है देशभक्ति गीतों को अपनी भावपूर्ण प्रस्तुतियां दी है। सुमन सरकार पश्चिम बंगाल का पर्यावरण से संबंधित पूजा, तो इन्होंने 17 वर्षीय पूजा ने काम किया है। सामाजिक सेवा में स्वान सिंह पंजाब, वंश साहिल चंडीगढ़, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में ऐसी प्रेषा बोरा असम, महाराष्ट्र के महर्षि अनुप्रिया अर्णव, ये सारे के सारे बच्चे हैं। आप काउंटिंग करोगे तो आपको 20 बच्चों का चयन मिलेगा। ठीक है, ये 20 बच्चे थे टोटल, राजस्थान का एक भी नहीं था इसमें। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025, एक सेकेंड, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 23 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में ये पुरस्कार दिए गए। ये दूसरी बार दिए जा रहे, पिछली बार भी दिए गए थे। 4 कैटेगरी है, विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा और विज्ञान टीम। 24 प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों को ये पुरस्कार दिया गया। उद्देश्य क्या होता है? वही विज्ञान के क्षेत्र में बढ़ावा देना, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना। विज्ञान रत्न किसको दिया गया? तो प्रोफेसर जयंत विष्णु को दिया गया, ठीक है, एस्ट्रोफिजिक्स के हैं। विज्ञान टीम पुरस्कार किसको दिया गया? CSIR की अरोमा मिशन टीम को दिया गया, जिन्होंने बैंगनी क्रांति को बढ़ावा देने का काम किया है। विज्ञान श्री पुरस्कार कई लोगों को मिला है, ज्ञानेंद्र प्रताप, यूसुफ मोहम्मद, कुमारासामी, थंगराज, तल्लापिम प्रदीप, बहुत सारे लोगों को दिया गया है। और विज्ञान युवा पुरस्कार भी काफी सारे लोगों को इस समय दिया गया। राजकुमार गोयल, अब कुछ पर्सन हैं जैसे राजकुमार गोयल, इनको केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ दिलाई। किसने? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में। पद ग्रहण करने के साथ उन्होंने आयोग के 8 नए सूचना आयुक्तों को भी पद की शपथ दिलाई। तो राजकुमार गोयल अभी वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त है। इस पर पहले कौन था? हीरालाल सामरिया था, और अब कौन है? राजकुमार गोयल है। अब 8 नए जो सूचना आयुक्त बने हैं वो ये हैं: सुरेंद्र सिंह मीणा, पूर्व IAS, स्वागत दास, पूर्व IPS, सुश्री जया वर्मा सिन्हा, पूर्व अध्यक्ष CU रेलवे बोर्ड, खुशवंत सिंह सेठी, पूर्व IFS, आशुतोष चतुर्वेदी, वरिष्ठ पत्रकार PR रमेश, पत्रकार, सुश्री सुधारानी रेलंगी,
भारतीय विधि सेवा, और संजीव कुमार जिंदल पूर्व CSS चीफ सेक्रेटरी स्टेट ऑफिशियल, बहुत सारी बड़े बड़े पदाधिकारी, इनको सूचना आयुक्त बनाया गया है। अब कुछ फटाफट खबरें, छोटी छोटी खबरें जो हमारे काम की भी है। पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी और कलकत्ता के बीच चली 180 किलोमीटर की स्पीड से। 16 कोच थे इसमें, है ना। टोटल कोच कितने थे? 16। 3 नए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल बनाए गए। केंद्र सरकार ने 22 दिसंबर 2025 को एक औपचारिक अधिसूचना जारी करके सरकार का जो पक्ष रखने वाले वरिष्ठ अधिकारी होते हैं उनको सॉलिसिटर जनरल कहते हैं, 3 बनाए हैं। देवेंद्र पाल सिंह, कनक मेडला रविंद्र कुमार और अनिल कौशिक, ये तीनों सॉलिसिटर जनरल बनाए गए, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल बनाए गए हैं। सुरेश गोयल नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च में इनको नियुक्त किया गया है। इन्होंने पूनम गुप्ता का स्थान लिया है। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च जो है उसमें इनकी एज ए DG डायरेक्टर जनरल के रूप में इनकी पोस्टिंग भी है। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च 1956 से काम कर रहा है और भारत के सबसे पुराने आर्थिक थिंक टैंक के रूप में काम कर रहा है नई दिल्ली के अंदर। जितनी भी सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के लिए जो आर्थिक रिसर्च होता है, पॉलिसी मेकिंग होती है, वो काम यही करता है। नाम से पता चला, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च, ठीक है। तो जितनी भी योजना वगैरह आती है उनमें ये लोग क्या करते हैं? रिसर्च का काम करते हैं। संगीता बरुआ पिसारोती, ये अध्यक्ष है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की, और 2025 में संपन्न चुनाव में उन्हें अध्यक्ष चुना गया। इसकी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की स्थापना 1958 के में हुई थी। उसके बाद 67 वर्षों में पद संभालने वाली ये पहली महिला बनी है। तो और भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ये दिल्ली में है, 1958 में बन गया था, और पत्रकारों के लिए प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, आपको पता है, एक प्रतिष्ठित संस्था मानी जाती है, संगठन माना जाता है। विवेक चतुर्वेदी को केंद्रीय अप्रत्यक्ष बोर्ड एवं अप्रत्यक्ष कर बोर्ड एवं अप्रत्यक्ष CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, इंग्लिश में बोलूं तो, की अध्यक्ष नियुक्त किया गया विवेक चतुर्वेदी को दिसंबर 2025 में। पहले संजय कुमार अग्रवाल थे, अब कौन है? विवेक चतुर्वेदी है। ये वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है। ये इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब GST एंड कस्टम के ऊपर काम, कस्टम अभी भी GST से बाहर रखा गया है। 25 फील्ड फसलों की 184 उन्नत किस्मों का अनावरण किया गया। तो आज दिन तक 1969 में शुरू हुई थी गजट अधिसूचना प्रक्रिया के बाद अब तक कुल 7205 फसल प्रजातियां भारत में है। 7205। ये काम कौन करता है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। क्योंकि हर, जैसे कोई भी गेहूं है तो गेहूं की भी कोई 50 प्रजातियां हैं। तो विभिन्न फसलों की कुल कितनी प्रजातियां हैं? 7203 वेरीफाइड, आप यूं कहिए कि प्रमाणित जितनी भी आपके प्रजातियां हैं। ये महेश शरद चंद्र को भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से इनको झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। रेवंती प्रसाद मोहित डेरे, इनको मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति दी गई। संगम कुमार साहू, इनको पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह, इनको दक्षिणी पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर नियुक्त किया गया। मनोज कुमार गुप्ता को उत्तराखंड हाई कोर्ट मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। ठीक है, कौन कर रहा है मुख्य न्यायाधीश? देखो, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से न्यायाधीश श्रीमती रेवती प्रसाद मोहिते डेरे को किया गया। तो ये इसके परामर्श से किया जाता है। बाकी पॉलिटिकल साइंस आप पढ़ते ही होंगे। लद्दाख स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025, लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने यहाँ पे एक स्पोर्ट्स पॉलिसी लाई है, और जिसके तहत इन्होंने क्या किया? सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों को 4% तक रिजर्वेशन दिया है। और लद्दाख स्पोर्ट्स काउंसिल के लिए इस पॉलिसी को मानना भी अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, तो अब ये क्या करेंगे? अब काउंसिल खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रेनिंग सपोर्ट में भी मदद करेगा। 8वां वेतन आयोग है जिसको गठित कर लिया गया,
और असम सरकार ने गठन की घोषणा कर दी है। तो असम 8वां राज्य वेतन आयोग लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अभी तो गठन करने वाला है ना, अभी तो लागू होने में तो बहुत टाइम लगेगा। इन्होंने शुभम दास की अध्यक्षता में बनाया। राजस्थान में ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ठीक है, अब है द्विपक्षीय व्यापार समझौता। आयुष मंत्रालय, जो हमारा आयुष का मतलब आयुर्वेद है और होम्योपैथी है, इसके अलावा आपके आयुर्वेद, होम्योपैथी और ये जो विभिन्न सारी चिकित्सा की जो पद्धतियां हैं उसको नियंत्रित करने का काम आयुष मंत्रालय करता है। तो इसने ओमान और न्यूजीलैंड के साथ चिकित्सा, स्वास्थ्य और पारंपरिक दवाओं को लेकर द्विपक्षीय समझौता किया है। इससे आयुष उत्पादों को निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। हम हमारे प्रोडक्शन इन देशों में आसानी से बेच पाएंगे। इस समझौते दिसंबर 2025 में अंतिम रूप दिया गया। इनमें स्वास्थ्य सेवाएं और पारंपरिक चिकित्सा जो होती है ना, जैसे हम कहते हैं घरेलू नुस्खे, वो चिकित्सा जो है वो उनको निर्यात में डेफिनेटली वृद्धि होगी और 6.11% वृद्धि देखी भी गई है। कॉम्बैट स्पोर्ट्स, युद्धक खेलों, कॉम्बैट स्पोर्ट्स, साई भारतीय खेल प्राधिकरण, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नई दिल्ली के अंदर अपने खेल विज्ञान प्रभाग में कॉम्बैट स्पोर्ट्स के कोचों के लिए 4 दिवसीय एक कार्यशाला शुभारंभ किया गया। इसमें मुक्केबाजी, कुश्ती, जूडो, ये जो आपस में युद्धक लड़ाइयां है ना, उनके लिए ये सब किया गया। 29वीं राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2026। अब यंग लीडर्स डायलॉग में आयोजित प्रतियोगिता में राजस्थान के 44 युवाओं का चयन किया गया था और युवा सामूहिक लोक नृत्य है, लोक गायन है, कहानी लेखन है, पेंटिंग वगैरह में भाग लेते हैं। और ये अगली न्यूज है, भारत की जनगणना 2027 के पहले चरण की अधिसूचना जारी हो गई है और अभी 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक पहला चरण चलेगा। घर घर जाकर गणना की जाएगी। इसमें घरों की काउंटिंग की जाएगी पहले चरण में। घरों की सूची बनाने का काम 30 दिन के अभियान शुरू होने से ठीक पहले 15 दिनों के अभियान में गणना कराने का भी विकल्प रहेगा। मतलब आप अपना खुद की एप्लीकेशन से आप खुद भी काउंटिंग अपनी करवा सकते हैं। और 2027 की जनगणना का स्लोगन जनगणना से जन कल्याण है। ध्यान रखना, ये क्या है? जनगणना से जन कल्याण। आयुष निर्यात संवर्धन परिषद 4 जनवरी 2026 को इसने अपना चौथा स्थापना दिवस मनाया। पता चल रहा है कि आयुष के अंदर जो भी दवाइयां वगैरह है उनके निर्यात को प्रमोट करना है। भारतीय मानक ब्यूरो BIS, ये जितने भी आप देखते हो ना, जैसे हॉलमार्क का निशान देने का काम हो गया, जितने भी BIS देना, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड हो गया, कि बढ़िया क्वालिटी वाला हेलमेट है कि नहीं, इस पे आपके स्टैंडर्ड मार्क्स देना, खाद्यान्नों पे देना, ये मानक जो भारतीय मानक ब्यूरो है ये करता है। भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना ने 79 ईयर्स पूरे कर लिए हैं और ये उपभोक्ता कार्य विभाग, उपभोक्ता कार्य, खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, इन सब की एक मानक संस्था है जो उत्पादों की सुरक्षा, विश्वसनीयता और विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है, जो कि 1947 से लगभग 47 से ये काम कर रही है। अन्य कुछ और बातें करें तो भारत की पहली बुलेट ट्रेन 15 अगस्त 27 से चलेगी मुंबई और अहमदाबाद के बीच में। जनवरी 26 को उदयपुर शहर में विद्या प्रचारिणी सभा द्वारा संचालित BN भोपाल नोबेल संस्थान के 104 वर्ष के स्थापना दिवस समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पे उपस्थित रहे और इस संस्थान की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी प्रदान किए गए। राजस्थान ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत भारत सरकार से प्राप्त 425 करोड़ के बजट के विरुद्ध 333 करोड़ रुपए उन्होंने व्यय कर लिए हैं। और इसके साथ साथ आपके 1 जनवरी से 31 जनवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह आयोजित किया जा रहा है। भारत ने चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व का सबसे बड़ा धान उत्पादक देश, चावल उत्पादक देश बन गया है। तो इतना सारा टन हो रहा है। 1 जनवरी 26 को भारतीय सेना ने 2026 को नेटवर्किंग और डेटा केंद्रित वर्ष घोषित कर दिया। वर्तमान में भारत दुनिया में सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न बनाने वाला तीसरा देश बन गया। यूनिकॉर्न का मतलब होता है बड़ी कंपनियां। सोमनाथ मंदिर के 1000 वर्ष पूरे हुए, अभी मोदी जी ने भाषण भी दिया था
कि कई गजनी आए, कई गौरी आए, लेकिन सोमनाथ का मंदिर आज भी यूं ही खड़ा है। ये पवित्र 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। 27 से 30 जनवरी 26 तक गोवा में भारतीय ऊर्जा सप्ताह 2026 आयोजित होगा क्या, हो रहा है अब तो। 5 जनवरी 26 को तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में भारत के सबसे बड़े इंटीग्रेटेड इनलैंड रेनबो ट्राउट फोरम का उद्घाटन किया गया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नई दिल्ली स्थित उपराष्ट्रपति आवास में हिंडोल सेन गुप्ता द्वारा लिखित गाओ नाचो नेतृत्व करो पुस्तक विमोचित की गई। भारतीय रेलवे हरियाणा के जिंद सोनीपत खंड पर देश की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन का ट्रायल शुरू कर दिया है 26 जनवरी से। दिल्ली सरकार ने महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत मानव रेबीज को अधिसूचित रोग वाले रेबीज के कारण होने वाली मानव मौतों को शून्य कर दिया। अब रेबीज से होती नहीं है मौतें इतनी। नर्थ भर 2025 तक भारतीय रेल अपने नेटवर्क का लगभग 99.2% विद्युतीकरण कर दिया है। मतलब अब भारतीय रेल की कोयले से चलने वाली रेलें 0.8% ही रही है। ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने 6 जनवरी को दिल्ली में ONGC के साथ में MOU किया है, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने, और इसके तहत जो एकलव्य मॉडल स्कूल है इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ONGC करेगा, वो अपने CSR फंड से करेगा। 8 जनवरी 25 को, ये सोमनाथ की बात तो सेम आ गई। 8 जनवरी 2026 को सहकार से समृद्धि की संकल्पना को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत सहकारी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच में 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस उदयपुर में आयोजित की गई। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, होटल अरावली के अंदर। मराठी फिल्म दशावतार ऑस्कर कंटेंशन लिस्ट में शामिल हुई है, जिसको सुबोध खानोलकर ने लिखा है और डायरेक्ट भी किया है। ठीक है। 7 जनवरी 26 को RBI ने 35 नॉन बैंकिंग NBFC जिसे हम कहते हैं कंपनीज के रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए। वो उनकी शर्तों को पूरा नहीं कर रहे होंगे। RBI ने रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करने के चलते 35 NBFC को खत्म कर दिया है। नॉन बैंकिंग वो होते हैं जो जनता से जमा नहीं ले सकते, जनता के पैसे उधार नहीं ले सकते, मतलब डिपॉजिट नहीं ले सकते। 7 जनवरी 2026 को संचार मंत्रालय ने नई दिल्ली में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के साथ 2 समझौते किए और दिल्ली सरकार ने वित्तीय शासन राजकोषीय प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए RBI के साथ में एक समझौता किया है। तो ये 20 दिसंबर से लेकर 20 जनवरी तक का कंटेंट था नेशनल। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, इसको ठीक से पढ़ लेना। इसकी PDF में है, वो अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। डॉक्टर गणपत सिंह राजपुरी नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है। और ये दूसरी क्लास है, पहली क्लास हमने दिसंबर में ली थी। अब अगली क्लास जो होगी इंटरनेशनल करंट की, वो 20 फरवरी को होगी। ठीक है, 20 या 25 फरवरी के बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छी रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी।